तो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो राज व्यवस्था के बाद आपकी आज अर्थव्यवस्था शुरू होने जा रही है ना। तो अर्थव्यवस्था की क्लास आपकी होने वाली है, इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी होने वाली है। और इस इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर देखिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वो है जो हम जैसे आर्ट्स के बच्चों को थोड़ा कम पल्ले पड़ता है ना, क्योंकि हम थोड़ा कम दिमाग लगाते हैं। हमारा सारा दिमाग शुरू से ही इतिहास के अंदर या फिर राज्य व्यवस्था के अंदर या भूगोल के अंदर होता है, तो हमने इकोनॉमिक्स पे थोड़ा कम ध्यान दिया होता है। इसलिए हमें लगता है कि यार ये टॉपिक ऐसा टॉपिक दोस्तों रहने वाला है और इसमें करंट अफेयर्स का एक बड़ा रोल होता है। इसलिए हमें लगता है कि यार शायद इसी हमसे हो नहीं पाएगा। पर मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा वो सारा करंट अफेयर्स से अपडेट पढ़ाऊंगा। आपको इससे बाहर इकोनॉमिक्स में कुछ नया सवाल नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ पढ़ना है तो करंट अफेयर्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स जितना मैंने पढ़ा दिया आपको उतना ही पढ़ लीजिएगा, उतना आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स का आधार क्या रहने वाला है, तो देखिए मेरे पास जो आधार है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के, एक तो आपकी एनसीईआरटी बुक है और कभी-कभी इनसे काम चलता नहीं है ना, तो मैं आपको साथ में एक परीक्षा वाली की बुक जो आती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उस बुक के अंदर बहुत सारे सवाल हमें मिल जाते हैं ना, क्योंकि उस बुक में लिखा होता है कि ये सवाल इस एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं वो भी आपको यहाँ पर लिखा दूंगा। ठीक है, तो हम दोनों को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, बुक भी यूज करने वाले, साथ में जो एनसीईआरटी की हमारी जो मानक पुस्तक है वो भी यूज करने वाले हैं। और करंट अफेयर्स तो आपका भाई है ही ना, करंट अफेयर्स तो आपका भाई डेली पढ़ा ही रहा है, तो वही मैं आपको अपडेट करा दूंगा। ठीक है, तो ये तीन का मिक्सअप मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज पहली क्लास होगी तो हम आराम आराम से पढ़ेंगे, फिर जब आप थोड़ा इकोनॉमिक्स के टच में दोस्तों आ जाओगे तो फिर आपके लिए जो है मैं आगे जो है हम स्पीड से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा, इकोनॉमिक्स आपकी शायद इस महीने पूरी चलने वाली है। इस महीने जितनी भी क्लास होंगी सारी इकोनॉमिक्स की क्लास होने वाली है आपकी, ये इकोनॉमिक्स आपकी रहने वाली है। ठीक है, चलो शुरुआत करें, चलिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो इकोनॉमिक्स है ये होती क्या है। इकोनॉमिक्स जो है जिसको आप और हम अर्थशास्त्र कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक्स जो है सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि जो इकोनॉमिक्स है दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है। देखो अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम भी आप जानते हो, इतिहास में पढ़ते होंगे आप, ये जो चाणक्य जो थे इनकी पुस्तक का नाम भी अर्थशास्त्र है ना। चाणक्य जो थे, जो मेरे से ब्रह्मास्त्र वन में पढ़ चुके हैं, वो अपनी कॉपी को अपडेट कर लेना। ठीक है, बहुत सारा अपडेट इसमें आने वाला है। हर क्लास में एक दो पेज अपडेट होगा ही होगा। ठीक है, तो जो आपकी अर्थशास्त्र है उसमें जो चाणक्य जो है आपने सुना होगा कि पुस्तक आपकी कौटिल्य की पुस्तक थी आपकी, उसका नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन उसका संबंध इकोनॉमिक्स से नहीं था, उसका संबंध आपके राजनीति से था ना। तो संबंध क्या था आपके, इसका संबंध जो है कि जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र नाम से, इस पुस्तक का संबंध किससे था, राजनीति से था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बुक का संबंध किससे था, राजनीति से था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है। यहाँ दोस्तों बताया गया कि राजा क्या होता है, राज्य के 7 अंग कौन कौन से होते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर होती है। तो आपकी जो राजनीति है उससे संबंधित पुस्तक है आपके अर्थशास्त्र। ठीक है, देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आपका अर्थ, क्या है अर्थ। ठीक है, और एक है आपका शास्त्र, कौन सा है, शास्त्र। ठीक है, शास्त्र मतलब आपके जो विज्ञान मान लीजिए ना, शास्त्र मतलब विज्ञान मान लीजिए, अध्ययन मान लीजिए। ठीक है, और अर्थ मतलब आपके जो मनी धन का। ठीक है, तो अर्थ होता है आपके धन, क्या होता है, धन होता है, और शास्त्र होता है आपका अध्ययन, स्टडी। ठीक है, तो धन का जो अध्ययन होता है वो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के केंद्र बिंदु में कौन सा धन होगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये इकोनॉमिक्स है पूरी, तो इसके यहाँ पर कौन होगा, तो इसके यहाँ पर केंद्र बिंदु में धन होगा। पूरी इकोनॉमिक्स आपके मनी के चारों ओर घूमने वाली है, पूरी इकोनॉमिक्स है वो मनी के चारों ओर घूमने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, अर्थ का शास्त्र होता है ना, धन का अध्ययन आपके अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स होता है। चाणक्य जो है इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम भी अर्थशास्त्र था, पर वो संबंधित आपकी राजनीति से थी, ये भी आपको ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम क्यों पढ़ते हैं इसको, देखिए हमारे यहाँ दोस्तों आपके संसाधन जो होते हैं ना वो सीमित है ना, कोई भी चीज हमारे यहाँ पर बहुत लिमिटेड सीमित हमारे यहाँ होती है, संसाधन सीमित होते हैं, तो हमें उनका अनुकूलतम उपयोग करना पड़ता है, हमें उनका विवेकशील दोस्तों उपयोग करना पड़ता है। मतलब किस संसाधन का कितना यूज कहाँ पर करना है, किसे हमें बचाना है, किसका व्यय करना है, कितना हमें प्राप्त होने वाला है, कितनी हमारी इनकम होने वाली है, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमें एक्सपेंडिचर करना है, कितना हमें भविष्य के लिए सेविंग करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है आपकी, ये सारी चीजें होती है, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये सारा का सारा क्या होता है आपकी इकोनॉमिक्स होता है। तो फिर दोस्तों हमारे यहाँ पर संसाधन सीमित होते हैं, उन्हें हम उन संसाधनों का हमको विवेकशील उपयोग करना होता है, जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। तो कल्याण अधिकतम हो, संसाधन सीमित हो और उनका विवेकशील उपयोग हो, यही आपके इकोनॉमिक्स जो है इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, कभी सवाल पूछो आपसे इकोनॉमिक्स जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य तो आपके होता है कि आपके सीमित संसाधनों का, देखिए देखिएगा, अधिकतम कल्याण प्राप्त करने के लिए, अधिकतम कल्याण के लिए, अधिकतम कल्याण के लिए सीमित संसाधनों का, अधिकतम कल्याण के लिए सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग जो है, सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहते हैं इसको, अनुकूलतम उपयोग, या फिर इसी की जगह लिख देना आप विवेकशील उपयोग। क्या है विवेकशील उपयोग, एक ही बात है। ठीक है, मतलब वेस्ट नहीं करना ना, जितना जरूरी है उतना उपयोग करना, वेस्ट नहीं करना, वो होता है आपके अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, कोई चीज का हम यूज करें तो उसका ऑप्टिमम यूज करें, उसको वेस्ट नहीं करें, आपको ध्यान रखना है ना। तो अधिकतम कल्याण के लिए सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो। अगर दोस्तों हमारे पास में संसाधन सीमित नहीं होते, हमारे पास संसाधन बहुत सारे होते हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं रसगुल्ला। अगर दोस्तों हमारे पास में सोचिए आप, अगर हमारे पास में जो रिसोर्सेज आपके वो अनलिमिटेड होते तो फिर दोस्तों इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं होती ना। इकोनॉमिक्स दोस्तों मैनेजमेंट है ना, संसाधन का मैनेजमेंट करना है। संसाधन सीमित है, उनको यूज करने वाले आपके अनलिमिटेड होते जा रहे हैं, संसाधन उतने ही रहने वाले, किस प्रकार मैनेज करेंगे, किस प्रकार उसका मैनेजमेंट होगा, वो आपका इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो अधिकतम कल्याण प्राप्त करना है हमें, उसके लिए संसाधन सीमित है हमारे पास में, अब उसका मैनेजमेंट जो होता है ना, आपकी जो मैनेजमेंट जो होता है वो इस इकोनॉमिक्स के मेन होता है, मेन पॉइंट। जो मैनेजमेंट जो होता है वो इस इकोनॉमिक्स का मेन पॉइंट होता है, धन का मैनेजमेंट करना, जो धन है उसका मैनेजमेंट करना, वो आपका इकोनॉमिक्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो हमारा धन, जो मनी है, इस मनी का जो स्टडी होता है, मनी का जो स्टडी होता है ना, वो आपका इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ मनी इकोनॉमिक्स होता है। और मैंने कहा उद्देश्य क्या होता है, बुक दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है, इकोनॉमिक्स के केंद्र में आपके धन मनी होता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन, दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछे आपसे कि भाई फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो थे एडम स्मिथ। कौन थे, एडम स्मिथ जो है ये है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ लिखना, ये है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपको ध्यान रखना है ना। एडम स्मिथ जो है ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं इनको, ये आपको ध्यान रखिए। इनकी रसुल्ला एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, क्या है इनकी बुक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, लिखिएगा इनकी बुक का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन जो है, द वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो इनकी बुक है, आपको ध्यान रखना है ना। ये इनकी बुक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, बड़ी फेमस दोस्तों पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 के अंदर पुस्तक आई थी, कब आई थी लिख लीजिए यहाँ पर, 1776 में ये पुस्तक आती है द वेल्थ ऑफ नेशन। और इस पुस्तक के बाद में जो एडम दोस्तों स्मिथ है इनको बोला गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनके अनुसार पूछना आपसे, इन्होंने ही दोस्तों कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है ना, वो साइंस ऑफ मनी है। क्या है इकोनॉमिक्स, धन का विज्ञान है, ये कहने वाले कौन थे, एडम स्मिथ। ठीक है, तो इन्होंने ही कहा है ना, इन्होंने ही कहा है, इस बुक में ही कहा गया है कि जो
इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, ये धन का विज्ञान है, ये इसमें कहा गया, ठीक है। धन का मैनेजमेंट करना, धन जो है केंद्र बिंदु में, वो इकोनॉमिक्स के है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, साइंस आपके साइंस ऑफ मनी है, ये कहने वाले कौन थे? एडम स्मिथ, ठीक है। वही दोस्तों एक बड़े फेमस व्यक्ति और हुए हैं, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर, उनका नाम है सैमुअलसन। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको सैमुअलसन का नाम खूब मिलेगा, ठीक है। उन्होंने दोस्तों इकोनॉमिक्स को आपके क्या बोला है? विकास का शास्त्र बोला, ठीक है, साइंस ऑफ ग्रोथ का। तो लिखिएगा, जो सैमुअलसन साहब है, नोट नोट लिख दीजिए, जो सैमुअलसन है, इन्होंने क्या बोला है? तो सैमुअलसन ने कहा है कि जो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स है, ये क्या है? ये आपके साइंस ऑफ ग्रोथ है, साइंस ऑफ ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक्स है। देखिएगा, जो इकोनॉमिक्स है आपके वो किसका? आपके विकास का शास्त्र है, किसका है? विकास का शास्त्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स विकास का शास्त्र है, ये भी आपको नोट करना है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। देखो, मैं इकोनॉमिक्स में आपको वो सारी बातें दिखा रहा हूं जो निचोड़ के रूप में पढ़नी चाहिए। बाकी दोस्तों इकोनॉमिक्स आपकी माइक्रो बुक आती है, मैक्रो बुक आती है, ये 11th 12th में दो पुस्तक दोस्तों होती है ना। इसके बाद बीए में मैंने 3 साल पढ़ी। सोचिए आप, बीए में मेरे पास 3 साल इकोनॉमिक्स रही थी, और अगर आज भी आप चेक करोगे ना कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कुमार गौरव के 100 में से 97 नंबर इकोनॉमिक्स में मिलने वाले। मेरी जो परसेंटेज बनी थी ना, आप देखते हो ना, गोल्ड मेडलिस्ट, तो जो मेरी परसेंटेज है ना बीए के अंदर, वो इकोनॉमिक्स में बनाई थी। इसमें 100 में से 97 नंबर मेरा आया था भाई साहब, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था और मुझे इकोनॉमिक्स में बड़ा ही आनंद आता था ना। तो आपको मैं उतना पढ़ा दूंगा जितना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक है, चिंता मत करना। तो साथ के साथ लिखना है आपको बस, ठीक है, मेरे साथ में ना। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का नाम है। 1776 में पुस्तक आती है। और जो अर्थशास्त्र इनके अनुसार क्या है? धन का विज्ञान है। हाँ, पीसीएस तक का लेवल कवर हो जाएगा, ठीक है। जो पीसीएस है आपके, एसएससी सीजीएल हो गया, पीसीएस हो गया, बाकी जो अदर एग्जाम है आपके, वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सैमुअलसन ने क्या कहा है? सैमुअलसन ने जो इकोनॉमिक्स है उसको साइंस ऑफ ग्रोथ का है, ठीक है। सैमुअलसन ने जो इकोनॉमिक्स उसको विकास का शास्त्र का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इकोनॉमिक्स के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपसे बार-बार एक लाइन बोल रहा हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो लिखिएगा, जो इकोनॉमिक्स है इसके प्रकार कितने होते हैं ना, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो कितने होते हैं, वो हमें देखना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करूँ मैं आपसे, दो टाइप की होती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सी होती है? एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो, ये दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है। देखो, माइक्रो का मतलब होता है आपके व्यष्टि। क्या होता है माइक्रो का? हिंदी होता है व्यष्टि। आपने शायद ये नाम सुना होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, पूरी पुस्तक, पूरी बुक आती है ना माइक्रो की, ठीक है। और मैक्रो का मतलब समष्टि। क्या होता है? समष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि आपने शायद नाम सुना होगा ना। हिंदी में इसको व्यष्टि समष्टि बोलते हैं, इंग्लिश में इसको माइक्रो से मैक्रो बोलते हैं। इसके नाम से ही देखो, इंग्लिश वाला जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाले आप समझ पाओगे। माइक्रो मतलब आपके बहुत छोटे लेवल तक जाएगा, माइक्रो मतलब के बहुत छोटे लेवल पर जाएगा, एक व्यक्ति के स्तर तक चला जाएगा। माइक्रो मतलब आपके इकोनॉमिक्स को हम एक व्यक्ति के स्तर पर पढ़ते हैं, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, हम इस लेवल पर जब आते हैं आपके, तो वो इकोनॉमिक्स किसमें आती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। डिमांड सप्लाई की बात जहां दोस्तों होती है आपके, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है ना, क्योंकि डिमांड एक व्यक्ति से होती है, सप्लाई एक आपके उत्पादक से होती है। तो एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, जब हम इस लेवल पर दोस्तों आते हैं तो माइक्रो लेवल हो गया, ठीक है। तो आप लिखिएगा आपस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपकी, इसमें क्या होता है? इसमें मैंने कहा आपसे, इसमें जो इकाई जो होती है ना, वो व्यक्ति खुद होती है ना। जो इकाई जो होती है आपकी इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई, ठीक है। जो इकाई है आपकी, इसमें खुद व्यक्ति इकाई होता है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाई होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे काम कौन सी करती है? माइक्रो करती है, ठीक है। जैसे कि आपकी एक उपभोक्ता, क्या? एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, क्या है? एक उत्पादक, ये आपकी माइक्रो लेवल पे है ना। हम बोलते थे माइक्रो लेवल पे पढ़ाना ना, माइक्रो लेवल तक काम करना। तो एक माइक्रो लेवल की बात करूं आपसे, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, ये दोस्तों माइक्रो लेवल की बात करेगा, ठीक है। यहाँ पर मांग और आपूर्ति की बात होती है। यहाँ पर मांग आपूर्ति सिद्धांत जो है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब भी दोस्तों आप माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी होगी, देखना आपको, आप देखना वहां पर आपने हर जगह पर डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इन्हीं की बात की होगी ना, कि डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ जाएगी, सप्लाई, डिमांड, प्राइस, आपके एडम स्मिथ कीमत सिद्धांत आपने यही पढ़ा होगा, देखना ना। यहाँ दोस्तों आपकी जो कीमत सिद्धांत है उसकी बात होती है, ठीक है। तो डिमांड, सप्लाई और कीमत की बात यहाँ पर होती है। अभी आगे बताऊंगा संबंध क्या होता है आपस में ना, डिमांड, सप्लाई, कीमत। जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ो तो एक एग्जांपल आपके पास होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में परिभाषा याद नहीं करनी है, एग्जांपल्स को समझना है और उससे अपनी परिभाषा बना लेनी, ठीक है। तो डिमांड, सप्लाई और प्राइस थ्योरी जो है वो आपकी माइक्रो लेवल काम करती है। और डिमांड सप्लाई की बात करने वाले सबसे प्रमुख आपके जो इकोनॉमिक्स थे वो थे एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका नाम ज्यादा आता है आपको? एडम स्मिथ जो है, इनका नाम ज्यादा मिलता है आपको, क्योंकि डिमांड सप्लाई की बात करने वाले एडम स्मिथ थे। अभी इनके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये तो माइक्रो लेवल पे हो गया ना। एक दोस्तों मैक्रो होता है। मैक्रो मतलब आपके बड़े लेवल पर, समाज के लेवल पर। यहाँ दोस्तों आपकी जो इकाई होती है ना आपकी, वो समाज इकाई होती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है आपकी, उसकी दोस्तों बात यहाँ पर होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके यहाँ पर एक व्यक्ति का हित होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति का हित होता है, यहाँ पर पूरे समाज का कल्याण होता है, ठीक है। यहाँ पर संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है इसकी बात होगी, ठीक है। यहाँ पर संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था जो इसकी बात यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर समाज का जो कल्याण है ना, इसकी बात दोस्तों होती है। आप मुझे बताओ, जब मैं रोजगार कहूंगा, जब दोस्तों मैं एम्प्लॉयमेंट कहूंगा, रोजगार कहूंगा, जब मैं दोस्तों राष्ट्रीय आय कहूंगा, तो इसमें कौन सा वाला आएगा? माइक्रो या मैक्रो? देखो, आज तक दोस्तों आप इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई भी पढ़ते आ रहे हो और नेशनल इनकम भी पढ़ते आ रहे हो, पर आज के बाद आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स का कौन से पोर्शन में डिमांड सप्लाई आएगा और किस पोर्शन में आपका नेशनल इनकम आएगा। हम दोस्तों संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करें, पूरे देश की बात करें, राष्ट्रीय आय की बात करें ना, हम जीडीपी, जीएनपी की बात करते हैं, ठीक है। तो पूरे राष्ट्र की बात होती है, किसी स्टेट की बात करते हैं तो हम किसी ना किसी ग्रुप की बात करेंगे, किसी ना किसी समाज की बात करेंगे, किसी ना किसी आपके संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो यहाँ पर समाज का कल्याण होने वाला है ना। यहाँ पर एक व्यक्ति का कल्याण होता है, एक व्यक्ति का हित यहाँ पर होता है। आय, सप्लाई, कीमत, ये एक व्यक्ति का हित है। आप मार्केट से जाते हो, आपको रसगुल्ला कितने का मिलता है? अगर डिमांड अधिक है तो रसगुल्ला की कीमत अधिक होती है, इसलिए एक व्यक्ति का आपके हित जो प्रभावित होता है, आपका खुद का हित प्रभावित होता है। और दोस्तों अगर राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, मतलब पूरे समाज का कल्याण हो रहा है, ठीक है, माना जाता है। तो यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होती है, यहाँ पर समाज कल्याण की बात होती है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय आय किसकी बात होगी? यहाँ पर राष्ट्रीय आय जो है इसकी बात दोस्तों यहाँ पर होने वाली, ठीक है। यहाँ पर रोजगार सिद्धांत की बात होगी ना। कभी दोस्तों आपने देखा है कि रोजगार का मतलब आपके एक समूह को रोजगार की बात होगी, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति को रोजगार की बात होगी ना। तो यहाँ पर रोजगार सिद्धांत जो है इसकी दोस्तों बात होती है। जब भी रोजगार की बात आती है इकोनॉमिक्स में, एक बड़ा ही फेमस आपकी बुक है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देने वाले कौन थे? किन्स साहब। तो यहाँ पर इसकी बात होती है, कौन है? किन्स। कौन है? किन्स है, जो आपके शायद नाम सुना होगा आपने, किन्स है ये, इकोनॉमिक्स में खूब नाम आता है इनका। इनकी बुक का नाम है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ये इनकी बुक का नाम है, ठीक है। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ये इनकी बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है।
ये इनकी बुक का नाम सुनो, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की बात करेंगे। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेजर अंतर होता है वो आपके सामने, ठीक है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है? माइक्रो का मतलब आपके एक व्यक्ति की बात आपके माइक्रो में होती है ना, एक उपभोक्ता, एक आपके उत्पादक, डिमांड, सप्लाई, कीमत, इन सब की बात यहाँ पर होती है। एडम स्मिथ साहब यहाँ पर आते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, समाज कल्याण, इसकी बात आती है ना, राष्ट्रीय आय की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की बात आती है इसमें, आय सिद्धांत की बात आती है इसके अंदर। और गिल साहब की बड़ी फेमस पुस्तक है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नोट कीजिए। इकोनॉमिक्स में हर शब्द को समझना है ना। इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि इतिहास में आप कि भाई आपने एक लाइन में दो बातें काम की लिखी, आपने आगे बढ़ गए ना। इकोनॉमिक्स में हर शब्द आपके काम का होगा, ठीक है? चलिएगा, तो ये हमारा इकोनॉमिक्स के दो प्रकार होते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको नोट करना है, ठीक है? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है? मैंने आपसे कहा दोस्तों, आपके यहाँ पे सिद्धांत मैंने कहा आपसे कि मांग आपूर्ति, आपकी कीमत सिद्धांत की बात करें ना। देखो दोस्तों, लिखिए आप लॉ ऑफ डिमांड, लिखिए लॉ ऑफ डिमांड जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड मतलब मांग की बात होती है ना। लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, मांग की दोस्तों बात करते हैं। देखो, जनरल सिद्धांत ये बोलता है अगर दोस्तों किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत अपने आप घट जाएगी, ठीक है? जनरल थ्योरी बोलती है कि अगर दोस्तों आपकी, अगर आपने किसी की कीमत बढ़ा दी, पी मतलब प्राइस, पी मतलब प्राइस होता है, ठीक है? अगर आपने किसी की कीमत बढ़ा दी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है? उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ये जनरल थ्योरी बोलती है ना। और ठीक भी दोस्तों बात आपकी, अगर कीमत बढ़ जाएगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमत भी कम हो जाएगी आपकी, सीधी सी बात है आपकी। अगर किसी की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसकी डिमांड दोस्तों आपकी कम हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसको बोलते हैं प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू डिमांड, ठीक है? ये जनरल कंडीशन है, ये सामान्य स्थिति है ना। ये क्या है, ये सामान्य स्थिति है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड आपकी कम होगी, ठीक है? अगर दोस्तों आपकी कीमत बढ़ेगी तो डिमांड हमारी कम होगी, ये जनरल कंडीशन दोस्तों होती है। पर इसके दो अपवाद भी होते हैं, क्या होते हैं? इसके दो अपवाद है। एग्जाम में कभी-कभी अपवाद ही पूछता है आपसे ना, इसके दो अपवाद होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अपवाद भी होते हैं, जैसे कि आपके ऐसी कुछ वस्तुएं होती है, जैसे आपको कोहिनूर दोस्तों हीरा हो गया ना, एंटीक दोस्तों कार हो गई, उनकी दोस्तों कीमत इतनी अधिक होती है ना, जो खरीदने के शौकीन लोग होते हैं उनको उतना ही खरीदते हैं। देखना दोस्तों, एंटीक कार रखी है, मान लो 5 कार रखी है एंटीक कार, उसमें से एक की कीमत आपकी 1 लाख रुपए, एक की 2 लाख, एक की 3 लाख, एक की 4 लाख, एक की 5 लाख, तो जो खरीदने के शौकीन लोग होते हैं वो 5 लाख वाली खरीदते हैं ना। प्रतिष्ठा सूचक आपकी क्या होती है, आपकी ये वस्तु होती है, ठीक है? सचिन का बैट, जितनी कीमत बढ़ेगी लोग जो खरीदने वाले हैं वो आपको उतने भरते जाएंगे ना। सच में बहुत अच्छी चीज होगी, एंटीक चीज होगी। कोहिनूर का हीरा, हीरे बहुत सारे रखे हुए हैं, हीरे में जिसकी वैल्यू अधिक होती है ना, जिनको खरीदने का शौक होता है, जिनके पास पैसा होता है, वो उसी को खरीदते हैं, क्या एंटीक होगी। आप भी देखना दोस्तों ना, कभी कभी दोस्तों आप ना वही चीज खरीदो जिसकी कीमत अधिक होती है, आपको सोचता है, आप सोचते हैं यही अच्छी होगी ना। हम वही चीज लेकर आते हैं मार्केट से जिसकी कीमत अच्छी होती है, अच्छी सबसे हाईएस्ट कीमत वाला बताओ काजू कौन सा आपके पास में, हम सोचते हैं यही सबसे अच्छा होगा ना, तो हम प्राइस से तोलते हैं ना। तो बाकी जो प्रतिष्ठा सूचक, जो प्रतिष्ठा सूचक जो आपकी वस्तु जो होती है वो अपवाद होती है, ठीक है? जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु होती है ये इसका अपवाद होती है, ठीक है? आप देखना कभी दोस्तों, जिस चीज में प्रतिष्ठा जुड़ जाएगी ना वहां पर मूल्य कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? प्रतिष्ठा की बात होगी, ठीक है? रेस्पेक्ट की बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ दोस्तों आपकी इनकी होती है, इनकी जब कीमत कम होती है तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। हम सोचते हैं कि अच्छी नहीं होगी ना, कीमत कम तो डिमांड कम हो जाएगी ना। और अगर कीमत बढ़ेगी इनकी, अगर अधिक प्राइस की कोई वस्तु होगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। हमें लगता है कि भाई हाँ ये अच्छी होगी, ठीक है? सचिन साहब का बैट नीलाम हुआ तो भाई साहब खरीदने वाले साहब कितनी भी प्राइस हो उसकी, खरीदने वाले लाख आ जाएंगे, जिनको शौक है ना क्रिकेट का शौक, जिनको आ जाएंगे, ठीक है? तो जिसकी कीमत अधिक होगी उसकी डिमांड अधिक हो जाएगी। ये सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है? यहाँ तो क्या था, कीमत बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, यहाँ तो सिस्टम हो रही है, यहाँ कीमत कम डिमांड कम, यहाँ कीमत अधिक डिमांड अधिक। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए आपकी एंटिक वस्तुएं, जो एंटिक वस्तुएं होती है ना आपकी, देखिए जैसे कि आपकी एंटिक कार, महात्मा गांधी जी का चश्मा, एंटिक वस्तु, ठीक है? लिख लीजिए महात्मा गांधी जी का चश्मा दोस्तों, महात्मा गांधी का चश्मा एंटिक रसगुल्ला, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद मेरा चश्मा एंटिक हो जाएगा ना, तो एंटिक रख देंगे उसको, ठीक है? इसके अलावा कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा एंटिक हो गया। कुल मिलाकर जिसका जैसा दूसरा ना होना वो एंटिक हो गया, ठीक है? मेरा चश्मा दोस्तों आपके आज से 100 साल बाद एंटिक हो जाएगा ना। तो आपकी इसका एग्जांपल है, इसका अपवाद है, ठीक है? तो अपवाद की बात करूं आपसे, तो एक अपवाद आपके सामने हो गया है, जो भी ऐसी वस्तु है जिनके ऊपर प्रतिष्ठा दांव पे लगी होती है वो सारी आपकी एंटिक वस्तुएं जो होती है, वो सारी जो कोहिनूर का जो हीरा होता है वो यहाँ पर लगी होती है, ठीक है? सेकंड दोस्तों आपसे पूछूं, आपसे सेकंड लिखिएगा आपके, सेकंड दोस्तों इसका अपवाद लिखिए गिफेन वस्तुएं। ये भी ध्यान से सुनना, देखो इकोनॉमिक्स में मेन बात होती है कि आपकी टर्मिनोलॉजी कितनी अच्छी है ना, आपकी शब्दों पे पकड़ कितनी अच्छी है। कहीं आपको इकोनॉमिक्स में गिफेन वस्तु मिल जाएगी, और ये एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से बताया। एनसीईआरटी खास बात क्या होती है, वो एक बगल में एक डब्बा बनाती है, डब्बे के अंदर जो है वो उसके बारे में दिखती है ना, एनसीईआरटी की खास बात होती है ना। तो गिफेन वस्तु दोस्तों आपके सामने सेकंड एग्जांपल इसका हो गया, ये आपको ढंग से देखना, ठीक है? ये दोस्तों वो वस्तु होती है जिनमें आपका आय का बड़ा भाग जो है जिसमें आपका व्यय होता है, ठीक है? ये पहली बात तो नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, कौन सा आपके, ये पहली बात तो नॉन लग्जरी, आपके नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब दोस्तों ऐसे उत्पाद नहीं है जो लग्जरी नहीं है। आजकल दोस्तों एसी भी आपके नॉन लग्जरी हो गया ना, पर पहले एसी हमारा जो है वो लग्जरी प्रोडक्ट था ना, आजकल तो नहीं था पर पहले था, ठीक है? तो ये नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं आपके, और आय का एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च होता है, ठीक है? ठीक ना? आय का अभी एग्जांपल समझाऊंगा ना, आय का एक बड़ा हिस्सा जो है उसका जो व्यय होता है वो इसको खरीदने के अंदर होता है, ठीक है? जैसे दोस्तों मान लीजिए, आप एग्जांपल सुनिएगा दोस्तों, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक दिन की आय 100 रुपए है, ठीक है? किसी व्यक्ति की एक दिन की आय जो है 100 रुपए है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है? अब दोस्तों एक कंडीशन देखिए आपके सामने कि दोस्तों उसको ब्रेड लेकर आना है, ठीक है? 100 रुपए उसकी आय, उसको पूरे दिन दोस्तों आपके काम चलाना है, और पूरे दिन में एक टाइम ब्रेड खाता है, एक टाइम में मांस खाता है, ठीक है? मीट मांस खाता है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है? तो उसको ब्रेड खाता है, चलो मीट को हटाते हैं, आपके मीट को हटा के हम पनीर ले लेते हैं, ठीक है? ब्रेड खाता है, और उसको ब्रेड जो है इस एक पैकेट की कीमत कितनी है, 10 रुपए, ठीक है? एक पैकेट की कीमत कितनी है, 10 रुपए ब्रेड की आपकी, तो वो 5 ब्रेड लेता है, कितने लेता है, 5 पैकेट लेता है ब्रेड के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक दिन में 5 पैकेट उसने ब्रेड लिए, और एक पैकेट की कीमत 10 रुपए, ठीक है? बाकी दोस्तों आपके एक पैकेट वो पनीर खाता है ना, और जो एक पैकेट पनीर है उसकी कीमत कितनी है आपके, 50 रुपए। आप मान लीजिए वो अपना पैसा ऐसे खर्च करता है, ठीक है? एक दिन के अंदर। अब दोस्तों आप मान लीजिएगा आपकी कि एक दिन दोस्तों क्या हुआ कि जो ब्रेड है ना उसकी जो कीमत हुई आपके, वो कितनी हो गई, आपके ब्रेड की जो कीमत आपके, वो एक पैकेट की जो कीमत है वो हो गई कितना आपके, 12 रुपए हो गया ना।
आप मान लीजिए ब्रेड दोस्तों आपके महंगा हो गया है, उसकी थोड़ी प्राइस बढ़ चुकी है और एक पैकेट जो ब्रेड आपको 12 रुपए आपके 12 थोड़ा महंगा कर दो, आपके थोड़ा महंगा कर दो और आपके 15 रुपए कर दीजिए ना, थोड़ा महंगा और कर दीजिए। 15 रुपए एक ब्रेड की कीमत हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों इसके सामने कंडीशन ये है कि या तो वो आपके जो अगर देखो यहाँ पर वो 5 ब्रेड का पैकेट लेकर आएगा तो पैसे जाएंगे उसके पास 75 रुपए यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। 25 रुपए में आपके पनीर दोस्तों आएगा नहीं, है ना। तो वो यहाँ दोस्तों आपके जो पनीर को स्किप मार देगा, दोस्तों आपके पनीर जो आपके उसको स्किप मार लेगा और इसके स्थान पे आपसे पनीर के स्थान पे वो एक पैकेट के वो 5 के स्थान पे 6 पैकेट के ब्रेड लेकर आएगा। उस पनीर के स्थान पे 6 पैकेट जो ब्रेड लेकर आ जाएगा 90 रुपए देकर दोस्तों उसका आएगा और 6 पैकेट ब्रेड लेकर आएगा, 3 पैकेट सुबह खाएगा और 3 पैकेट शाम को खाएगा। क्योंकि दोस्तों उसका आय का बड़ा हिस्सा जो है वो ब्रेड के लिए जरूरी है। ब्रेड उसके लिए जरूरी है। ब्रेड जो है उसे लग्जरी नहीं है उसके लिए, पनीर उसके लिए लग्जरी था। जैसे ही उसका इस ब्रेड की कीमत बढ़ती है तो वो पनीर को छोड़ के नहीं ब्रेड की हो जाता है। आप देखो यहाँ पर ब्रेड की कीमत बढ़ी है और ये नो एक पैकेट 10 का था पहले 15 का सॉरी कीमत बढ़ी है। होना चाहिए था कि ब्रेड की डिमांड कम दोस्तों होनी चाहिए, पर ब्रेड की डिमांड कम नहीं हुई है, बढ़ गई है, ना। जो ब्रेड है उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो मैंने आपसे यही तो कहा दोस्तों, डिफरेंट वस्तुएं वो वस्तु होती है जिसमें दोस्तों आपके आय का बड़ा हिस्सा जाता है। देखो 100 रुपए आई थी, 90 रुपए ब्रेड में चले गए, यहाँ पर 50 रुपए ब्रेड के अंदर जा रहे हैं, तो आय का बड़ा हिस्सा इसमें जाता है। सेकंड दोस्तों नॉन लग्जरी प्रोडक्ट है ना, कोई लग्जरी की ब्रेड आपके उसके जीवन को जीने के लिए जरूरी चीज ब्रेड है और वो उसमें खर्चा करने वाला है, वो पनीर छोड़ देगा और पैकेट बढ़ा देगा ब्रेड के, सुबह 3 खाएगा शाम को 3 खाएगा, अपना काम चला देगा, ठीक है। ये एग्जांपल आपके सामने। तो यहाँ से लिख लीजिएगा आप जो है यहाँ पर लिख दीजिए कीमत बढ़ने पर क्या होता है, इसकी मांग भी बढ़ती है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, उसका एग्जांपल आपके सामने ये हो गया। बिना एग्जांपल इकोनॉमिक्स समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगी। अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये एग्जांपल आपको समझ में आया नहीं आया, बताओ। 10 रुपए का मोमोज खा लेगा, 10 रुपए की चाय पी लेगा यार, तुम कैसी बात करते हो यार। 10 रुपए की चाय पी लेगा ना, 10 रुपए की चाय, एक चाय और बोल दो, समझ गए मेरी बात को। देखो इस एग्जांपल नोट करना, मतलब थोड़ा दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा जब दोस्तों इकोनॉमिक्स है। अगर दिमाग खोल के नहीं बैठोगे तो इकोनॉमिक्स पूछ लीजिए, थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मतलब आपको अगर लग रहा हो ना कि यार ये वो सब्जेक्ट जिसको मैं आप चाहो ना तो मैं आपको 12-12 घंटे पढ़ा दूंगा, ये वो सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। सब कुछ हो रहा है, बस आपको थोड़ा फील करना है। हाँ 10 रुपए बच गया, उसको बचाना अच्छा लगेगा यहाँ पर ना, 10 रुपए बचेंगे, उसको अगले दिन काम मिलेगा, पर बचा लेगा। पनीर नहीं खाएगा वो यहाँ पर। ऐसा नहीं होगा कि आपके वो ब्रेड कम कर दे। अरे ऐसा तो होगा क्या, बताओ मुझे, ऐसा होगा क्या कि ब्रेड 4 पैकेट कर दे, ब्रेड 3 पैकेट कर दे और 1 पैकेट पनीर लिया है, ऐसा होगा? नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। उसको ब्रेड तो चाहिए, मस्ट है ब्रेड तो उसके लिए, ना। तो गिवन वस्तु में पहली बात तो नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं। पहली बात तो एक आय का बड़ा हिस्सा इस वस्तु में खर्च होता है हमारा। कीमत अगर बढ़ती है तो इसकी जो मांग है वो बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सिद्धांत बता दिया जो कि लॉ ऑफ डिमांड था। ये आपको इकोनॉमिक्स के अंदर ध्यान रखना भी है और पढ़ना भी है, ठीक है। अब लिखो, मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्या होती है वो पढ़ा दिया, उस इकोनॉमिक्स का प्रकार क्या होता है मैंने वो पढ़ा दिया आपको। अब लिखिए आपके इसके सेक्टर कौन कौन से, लिखिएगा क्षेत्र कौन कौन से, सेक्टर कौन कौन से। और मेरे हिसाब से आप कोई भी एग्जाम देना उसमें आपको यहाँ से सवाल मिल ही जाता है। देखो आजकल सवाल ऐसे नहीं पूछता कृषि कौन सा क्षेत्र है ना, आजकल सवाल ऐसा नहीं आता है कि कृषि जो है वो क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, या फिर उद्योग क्षेत्र कौन सा है। आजकल सवाल पूछता है निर्माण और विनिर्माण ये कौन से क्षेत्र के अंदर आते हैं, सवाल ऐसे आता है आजकल। तो हम बड़े बारीक से सुनेंगे व्हाइट कलर जॉब किसमें होती है, ब्लू कलर जॉब किसमें होती है, रेड कलर जॉब किसे कहते हैं। आजकल सवाल ऐसे पूछता है, ठीक है। आपने 3 क्षेत्र पढ़े होंगे आज तक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, पर अब 4 अब 5 हो गया स्कूल में ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक और पंचक, तो 5 हो चुके हैं, ठीक है। तो हम भी 5 ही पढ़ेंगे ना। देखिए आप फर्स्ट लिखिएगा, आप लिखिए प्राइमरी सेक्टर, लिखिए प्राइमरी सेक्टर, इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों बात करते हैं इसकी। ये दोस्तों वो क्षेत्र है जिसमें जो कुछ हमें प्राप्त होता है ना वो सीधा तो सीधा प्रकृति है उससे प्राप्त होता है, नेचर से सीधा प्राप्त होता है। हम उसका कोई भी कुछ चेंज नहीं करते हैं। हमने खेत में फसल उगाई, फसल हमें प्राप्त हो गई, हमने फसल काटी उसको मार्केट में बेच दिया, हमने तालाब में पानी भरा उसमें मछली पाल ली, हमने हमने पशु पाल लिया तो पशुपालन हो गया, वन हो गया, कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, माइनिंग हो गया, हमने खान खोदी उसमें से कुछ निकाला, वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। तो प्रकृति से सीधा प्राप्त हुआ और हमने सीधा उसका यूज कर लिया है, वो आपके तो प्राइमरी। तो सीधा प्रकृति से प्राप्त होगा ना वो आपके कौन सा प्राइमरी सेक्टर होने वाला है, ठीक है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन इसका होता है। आप सीधा लिख लीजिए जो प्रकृति से सीधा प्राप्त, जो प्रकृति से सीधा प्राप्त वो इसमें आता है, ठीक है। जो हमें कच्चा माल दोस्तों प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है वो इसमें आएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल लिखिएगा, कृषि हो गया इसमें, एग्रीकल्चर, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है। वन फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट भी इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसके अलावा पशुपालन हो गया, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन लिखिए ना, लाइव स्टॉक हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, माइनिंग हो गया, माइनिंग हो गया, मछली पालन हो गया। तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं, कृषि, वन, पशुपालन, खनन, मछली पालन। तो कृषि का मतलब सीधा हमें खेत में से फसल मिल गई, वन का मतलब लकड़ी मिल गई हमको ना, कोई और रिसोर्स मिल गया, पशुपालन मतलब आपके जो प्रकृति का जो आपके जानवर था उससे हमें दूध मिल गया। खनन की बात करूं मैं आपसे, माइनिंग हमने सीधा खान खोदी उससे निकाल दिया हमने ना। मछली पालन की बात करूं मैं आपसे, हमने तालाब में पानी भरा मछली पाल ली वो मछली पालन हो गया। तो ये सारी दोस्तों आपकी यहाँ से ना कच्चा माल की प्राप्ति हमको यहाँ से होती है, कच्चा माल जो है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। कच्चा माल की प्राप्ति हमें यहाँ से होती है ना, कच्चा माल की जो प्राप्ति है वो इससे दोस्तों होने वाली है, ठीक है। कच्चा माल की जो प्राप्ति है वो इससे होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। कच्चा माल दोस्तों मिलेगा, इसी माल को दोस्तों हम इंडस्ट्री में लेकर जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, जिससे लेकर जाएंगे वो परिवहन आएगा टर्सरी सेक्टर के अंदर, जो लोग आर एंड डी करेंगे वो आएगा आपके चतुर्थ सेक्टर के अंदर, और सरकार जो पॉलिसी बनाएगी उसके लिए वो पंचम आएगा। ऐसे पूरी इकोनॉमिक्स काम करती है, ठीक है। तो ये कच्चा माल की जो प्राप्ति हमें यहाँ पर होती है। इस काम में जो लोग लगे हुए हैं उनको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस काम में जो लोग लगे हुए हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब कहते हैं इसको ना, इसे हम क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब कहते हैं। जो भी इस काम में लगे हुए हैं, इसके अंदर प्राइमरी के अंदर लगे हुए हैं, इसमें दोस्तों कोई भारी स्किल की आवश्यकता नहीं होती है ना, कोई भारी कौशल नहीं चाहिए होता है, स्किल नहीं चाहिए होता है, कोई भारी आपके मछली पालना है एक बार सीखे तो फिर आप पाल लोगे, ठीक है। कोई भारी
तो स्किल्ड आवश्यकता नहीं होती है ना इसमें। तो ये रेड कलर जॉब होती है आपके, जो इस सेक्टर के अंदर लगा दोस्तों होता है, रेड कलर जॉब होती है। हमारे दोस्तों भारत की बात करूँ आपसे, तो हमारे दोस्तों हमारी आधी से अधिक जनसंख्या जो है वो इस काम में लगी हुई है। हमारी 50% से अधिक तो छोड़ो, 55% से अधिक जो है पॉपुलेशन दोस्तों आपकी इसी काम में लगी है। पर दोस्तों इसका आउटपुट उतना नहीं आता साथियों। इसका आउटपुट या हमारी जीडीपी में जो योगदान है आपके, वो केवल 17% है। मैंने आपसे दोस्तों कहा कि ये दोस्तों हमारी पॉपुलेशन है आपसे, आप मान लीजिए पूरे पिरामिड में हमारी पॉपुलेशन आपकी, तो इसका 55% पॉपुलेशन जो है वो केवल दोस्तों इसी काम में लगा पड़ा है ना। ये है 55% रोजगार जो है वो हमें इससे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 55% लोग जो हमारे वो इसी सेक्टर में लगे हुए हैं। और दोस्तों इससे हमारी जीडीपी जो उसमें जीडीपी का केवल 17% हमें प्राप्त हो रहा है। कितना जीडीपी जो हमारी है ना उसका केवल 17% जो है वही प्राप्त हो रहा है। आप समझ लीजिए कि 100 लोग अगर 100 लोग भारत के अंदर हैं और 100 रुपए कमाते हैं, तो 55 लोग केवल 17 रुपए कमा रहे हैं। 100 में से 55 लोग जो हैं वो केवल 17 रुपए कमा रहे हैं। ये इसका दोस्तों मतलब हो गया। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे रसगुल्ला? देखिए यहाँ दोस्तों मतलब ये है कि आपके ये दोस्तों मान लीजिए आपके खेत है ना, ये खेत है, इस खेत में आप मान लीजिए कि एक बंदा काम करता तो भी उतनी फसल होती, और इसमें एक घर के 4 लोग काम कर रहे हैं तो भी फसल आपकी उतनी हो रही है। पर इन 4 को लग रहा है कि ये लोग रोजगार के अंदर है। इन 4 को फीलिंग आ रही है कि ये लोग रोजगार के अंदर है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक बंदा काम करता ना तो भी उतनी ही फसल होती, उतनी ही इनकम होती। पर जो बाकी जो 3 जो आपके बाकी जो 3 हैं उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो रोजगार के अंदर है। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो रोजगार के अंदर है। पिता भी काम कर रहा है खेत में तो बेटा भी काम करने जा रहा है, माँ भी काम करने जा रही है, बहन भी वहीं पर जा रही है। तो सोचिए आप पूरा परिवार उस खेत में काम करने में लगा हुआ है। पिता ही काफी था फिर भी पूरा परिवार उस खेत में काम करने में लगा हुआ है। पूरा परिवार सोच रहा है कि वो रोजगार के अंदर है। और दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग जो आपके प्रछन्न बेरोजगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस सेक्टर में दोस्तों आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपके एग्रीकल्चर के अंदर प्रछन्न बेरोजगारी अधिक है। जितनी जरूरत है उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं, जरूरत से अधिक लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, और इसलिए इसको बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को आपको दिखा देता हूँ, आपको यही लिख लीजिए आप, इस पॉइंट को यही लिख लीजिए आप, यही लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, सॉरी लिखिए नोट, लिखिए कृषि में, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जरूरत से अधिक लोग, जरूरत से अधिक लोग कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए यहां प्रछन्न या फिर छिपी बेरोजगारी अधिक है। काम एक का था, लगे हुए 4 लोग थे, इसको बोलते हैं आपके प्रछन्न बेरोजगारी बोलते हैं आपके। इसमें दोस्तों एक वर्ड यूज करेंगे हम, जब आपको बेरोजगारी पढ़ाऊंगा ना आपके, वहां दोस्तों वर्ड यूज करूंगा मैं आपके कि दोस्तों 3 लोग लगे हुए थे ना, इन 3 लोगों की जो प्रोडक्टिविटी जो थी आपको जीरो थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि एक जो कमा एक जो मान लो दोस्तों आपके यहाँ पर इस खेत से एक बोरी अनाज होता है, मान लीजिए, ठीक है, एक बोरी अनाज इस खेत से होता है, 4 लोग लगे हुए हैं तो भी इससे एक बोरी अनाज हो रहा है। तो ये 3 लोग लगे हुए थे आपके, ये कौन थे आपके, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है वो जीरो होती है, इनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है वो जीरो होती है। अगर इन 3 के दोस्तों ऐड होने पे मान लेते हैं आपके 2 बोरी होता, 2 बोरी होता, तो हम मानते कि इन तीनों ने मिलकर आपके जो उत्पादन है आपके उसमें वृद्धि की है। पर इन 3 के जुड़ने के बाद भी कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो मतलब आपकी यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है जीरो होती है। इस वर्ड को मैं आपको जब बेरोजगारी पढ़ाऊंगा तो वहां लिखाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करना। अभी केवल यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, हम इस लाइन का मतलब जब बेरोजगारी पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर जरूर बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लिख लीजिए यहाँ पर, कोई कभी कभी सवाल पूछ लेता है आपसे, नोट लिखिए, आप तो लिखिए नोट और लिखिए प्रछन्न या फिर छिपी बेरोजगारी में, प्रछन्न या फिर छिपी बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता, इसको बोलते हैं मार्जिनल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होती है। मतलब उनके ऐड होने पर भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये होता है शून्य। ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत काम है, सटीक लाइन एग्जाम के लिए कभी कभी आपसे पूछ लेता है इस लाइन के बारे में, ठीक है। चलो मैं आपको सवाल दिखाता हूं, एक बार देखिएगा, मैं आपको सवाल दिखाता हूं, ठीक है। लिखो आप फटाक से, देखो सवाल देखो, अरे वाह, कभी कभी तो आपको मुझ पर घमंड होना चाहिए। देखो सवाल, आईएएस का सवाल दिखा रहा हूं, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का सवाल देखो। अगर इसकी हिंदी हुई तो बड़ा मजा आएगा। हाँ हिंदी भी कर देंगे तुमको तो। अब देखो सवाल, और फिर ताली बजाना आपने, ठीक है। अब इससे ऊपर तो क्या ही पेपर होगा बताओ भारत में, इससे ऊपर पेपर नहीं होगा, ये सबसे अपर लेवल का पेपर दिखा रहा हूं आपको। देखिए सवाल देखो, फिर इसका आंसर देना, ठीक है। यूपीएससी दिखा रहे हो, मुझे भी दिखाना। ये यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है, 2013 का ऑफिशियल पेपर आपके सामने, और सवाल आपके सामने, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब तो आप बताइए दोगे मेरे हिसाब से, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा आपके अनुसार। क्लास पोर्टल लगा हुआ है, क्यों से लिखवाएंगे, ध्यान दिया करो। अरे कर दोगे आप तो, बताओ जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। सी हो जाएगा ना, ये लाइन तो कितनी महत्वपूर्ण लाइन है ना। अगर मैं इसको छोड़ देता यहाँ पर और सोचता कि वहां आपको पढ़ाऊंगा, और बाई चांस मान लो भगवान अगर वहां भूल जाते इस लाइन को, तो अब जब आप ये सवाल देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा होगा कि यार आपने करा है, ठीक है। डिस्क्यूज कहते हैं ना इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बच्चा पूछ रहा है तो इसको इंग्लिश बोलते हैं आपके डिस्क्यूज कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। चलो, तो ये हमारा सेक्टर नंबर 1 था जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब लिखो नंबर 2 तृतीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र जो है वो आपको तो लिखाना है। अब देखो मुझे जो कच्चा माल
क्षेत्र से उस कच्चे माल को मैं लेकर जाऊंगा दोस्तों। मान लो मैंने टमाटर प्राप्त किया कच्चे माल के रूप में, उस टमाटर को मैं लेकर आया और मैंने दोस्तों उसे टमाटो सॉस बना दी। अब वो हो गया इंडस्ट्री के अंदर, इसे बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो निर्माण विनिर्माण उद्योग जो है वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इतना निर्माण विनिर्माण अभी मतलब समझाऊंगा इसका ना, उद्योग जो है वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा इंग्लिश में, चिंता ना करना। मैंने कहा दोस्तों आपके कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था इससे हमको कच्चा माल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ इस समय? कच्चा माल प्राप्त हो गया। आप एग्जांपल लिख दीजिए यहाँ पर, टमाटर प्राप्त हो गया या फिर जो गेहूं प्राप्त हो गया, टमाटर गेहूं ये हमें प्राप्त हुआ, किसे? प्राइवेट सेक्टर से हमें प्राप्त हुआ। हमने दोस्तों इसको अगर हमने इसको इंडस्ट्री के अंदर जो है, इंडस्ट्री के अंदर हमने इससे कोई नया माल तैयार कर दिया, तैयार माल कर दिया हमने इंडस्ट्री के अंदर, हमने इसे तैयार माल बना दिया, हमने इसे चटनी बना दी, हमने इसे ब्रेड बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चटनी और ब्रेड इसमें आती है, इसमें आती है। जहां भी इस क्षेत्र का यूज कच्चे माल के रूप में हो जाए, इनपुट के रूप में हो जाए और इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद उसमें कुछ ऐड कर दें, हम कुछ ऐड ऑन करें, इसके अंदर कुछ ऐड ऑन किया हमने, इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए हमने, इसमें कोई हमने बनाने की प्रक्रिया ऐड कर दी, कोई मशीन ऐड कर दी इसमें, तो ऐड ऑन करने के बाद जो नया बनेगा आपको वो क्या होगा? वो सेकेंडरी सेक्टर आपका होने वाला है। मछली पकड़ी आपने, उस मछली को लेकर आए आपने और उसको हमने जो है मछली को दोस्तों आपकी इंडस्ट्री में लाकर हमने उसको फ्रीज किया या मशीन में रखा, कोई मछली का तेल बना दिया हमने, वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। हमने लोहा निकाला दोस्तों और लोहा निकालने के बाद हमने उस लोहे को गाड़ी में लगा दिया, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। मेरी बात समझ रहे हो आप? सेकेंडरी में आपके मैन्युफैक्चरिंग आती है, सेकेंडरी में आपका कंस्ट्रक्शन आता है। हमने इसे बिस्कुट बना दिया, सेकेंडरी में आ गया, ठीक है। देखिए एग्जांपल जरूर लिखना ना, इसमें क्या क्या आता है आपके? इसमें आती है कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन इसके अंदर आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं निर्माण, घर का निर्माण कंस्ट्रक्शन हो गया। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, आपने सुना है मैन्युफैक्चर कहां पर हुआ है? फोन आपका। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा जल विद्युत सप्लाई ना, गैस जल, गैस की सप्लाई, जल और विद्युत सप्लाई, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में हुआ है। गैस जल विद्युत सप्लाई जो आपूर्ति जो है वो किस सेक्टर में आती है? सेकेंडरी में आती है, ठीक है। गैस जल विद्युत सप्लाई जो है वो इस सेक्टर के अंदर आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर इसमें एक बात आपको नोट करनी है कि इसमें अरे वो नहीं आता है ना, आलू डाला सोना निकाला, तो वो इसमें नहीं आता है। इसमें दोस्तों एक बात आपको याद करनी है कि हमने ये क्षेत्र कच्चे माल के रूप में उसको उपयोग किया, ठीक है। हमने ये क्षेत्र जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया दोस्तों, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, कोई मसाला जोड़ना पड़ेगा, कोई रेसिपी जोड़नी पड़ेगी, कुछ हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। लोहे से हमको कार बनानी तो उसको जोड़ना पड़ेगा ना, कुछ उसमें नया वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो जो सेकेंडरी सेक्टर आपके, ये लिख दीजिए, ये प्राथमिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन होता है, प्राथमिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन होता है, प्राथमिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन होगा, वैल्यू एडिशन होगा। क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा। देखो आप सरकारी नौकरी जो ले रहे हो ना, वो है आप अपनी वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हो। वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। आप कुछ भी करो आपकी वैल्यू एडिशन होना चाहिए, आपका मूल्य बढ़ना चाहिए मार्केट के अंदर, वो वैल्यू एडिशन होता है। जब 4 नवंबर को कुमार गौरव लॉन्च हुआ था, शायद उस समय कोई कीमत कुमार गौरव की नहीं होगी। ये सबसे अच्छा एग्जांपल देना आपको, उस समय मैं प्राइमरी सेक्टर था, मैं कच्चा माल की तरह था, मेरी कोई कीमत नहीं थी मार्केट में। 30,000 रुपए मेरी उस समय सैलरी थी उत्कर्ष के अंदर, तो मैं कच्चे माल की तरह था उस समय। मैंने खुद को निखारा, खुद को परखा, खुद को समझा, कुछ नया ऐड करता गया, लल्लन टॉप ऐड किया, कभी ब्रह्मास्त्र ऐड किया, कभी सात फेरा ऐड किया, कभी तिरंगा ऐड किया, खुद को ऐड करता गया, खुद के ज्ञान में इजाफा करता गया, एग्जाम को ध्यान में रखता गया, तो खुद का वैल्यू दोस्तों मैंने एडिशन किया और आज मैं यहाँ पर खड़ा हो गया। तो ये वैल्यू एडिशन होता है। आज मैं सेकेंडरी सेक्टर बन चुका हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। इसकी जो कीमत जो होती है वो बहुत कम होती है, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसकी कीमत कम होती है। इसलिए किसानों को बार बार कहते हैं कि आप जो है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उस पर ध्यान दो, कच्चा माल जो है आपका, उस कच्चे माल से कुछ नया बनाओ, क्योंकि उसकी कीमत दोस्तों होने वाली है। गेहूं की कीमत उतनी नहीं हो पाती, बिस्कुट की होती है। कई किलो बिस्कुट आपके 500 रुपए तक आते हैं, है वही बिस्कुट, बस वैल्यू ऐड कर दिया, इसमें काजू ऐड कर दिया, इसमें बादाम ऐड कर दिया, इसमें नारियल ऐड कर दिया, सारा वैल्यू एडिशन का खेल है। पार्ले जी भी दोस्तों बिस्कुट ही है, पर पार्ले जी के अंदर भी वैल्यू एडिशन चल रहा है, चॉकलेट ऐड कर दिया, क्रीम ऐड कर दिया, कोकोनट ऐड कर दिया, सारा खेल इकोनॉमिक्स में वैल्यू एडिशन का है। इसमें जितनी वैल्यू ऐड होती जाएगी वो चीज दोस्तों उतनी आपके महंगी होती जाएगी। तो प्राइमरी सेक्टर की कीमत बड़ी कम होती है। गेहूं हो गया, टमाटर हो गया, साथ टमाटर की सॉस देखो कितनी महंगी आती है, टमाटर कितना सस्ता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू एडिशन प्राइमरी सेक्टर आपके कौन सा होता है? सेकेंडरी सेक्टर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही स्किल्ड होते हैं ना, इसमें कुछ लोग कौन होते हैं जो बहुत स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड लेबर होते हैं, मतलब कि जिनमें बहुत कौशल चाहिए होता है काम करने के लिए। इनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब, इन्हें बोलते हैं हम व्हाइट कॉलर जॉब। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्किल्ड नहीं चाहिए होता है, नॉन स्किल्ड होते हैं, ठीक है, नॉन स्किल्ड होते हैं आपके। आलू छीलना है तो आलू छीलना है, ठीक है, उसमें स्किल्ड नहीं चाहिए ना, नॉन स्किल्ड होता है, ठीक है, अकुशल बोलते हैं इनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। इसलिए दोनों की प्राइस अलग अलग होती है, व्हाइट कॉलर जॉब अलग होती है, ब्लू कॉलर जॉब अलग होती है, दोनों की प्राइस आपकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो स्किल्ड लेबर व्हाइट कॉलर जॉब होता है, नॉन स्किल्ड लेबर आपका ब्लू कॉलर जॉब होता है, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा आपसे प्राइमरी सेक्टर की बात करूं आपसे, ये वो सेक्टर होता है आपके जिसमें हम सीधा प्रकृति से यूज करते हैं, सीधा लेकर आते हैं, वो प्राइमरी होता है। सेकेंडरी की बात करूं आपसे, जो प्राइमरी हमने यूज किया है उसी को दोस्तों हमने जो है उसको हमने थोड़ा रिफाइन कर दिया है, थोड़ा उसका वैल्यू ऐड कर दिया है, वो सेकेंडरी बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये सेकेंडरी हो गया। अब लिखिए टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, लिखिए तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। अब देखिए आप टर्सरी की जो बात करूं आपसे, सारा खेल जुड़ता हुआ है आपस में। टमाटर लिया आपने, उस टमाटर से आपने चटनी बना दी, ठीक है, टमाटर लिया आपने, या फिर आलू ले लीजिए, चलो थोड़ा सा करते हैं। आपने आलू लिया, इस आलू से आपने चिप्स बना दी। अब देखो आलू की कोई प्राइस नहीं होती है, चिप्स दोस्तों आपके देखो एक पैकेट लेकर आओ 20 रुपए का, उसमें 20 चिप्स नहीं होती, हवा भरी होती है उसके अंदर ना, और आलू की कोई कीमत नहीं होती है, तो आलू से हमने चिप्स बना दी, चिप्स पैक कर दिया हमने उसको।
करने वाला एक आदमी चाहिए। और ये सब उसको पैक करने वाला एक आदमी चाहिए होता है ना, तो पैक करने के लिए एक आदमी चाहिए, उसको लोड करने के लिए एक आदमी चाहिए, गाड़ी में लोड करना पड़ेगा, उसको फैक्ट्री से लाना पड़ेगा उसको, तो लोड करने के लिए आदमी चाहिए और उसको गाड़ी से ले जाने चाहिए। भाई गाड़ी से वो आएगी मार्केट में, आप और मैं फैक्ट्री थोड़ी जाते लेने के लिए, दुकान तक जाते आपके, तो दुकान तक पहुंचनी चाहिए वो आपके, तो उसके लिए परिवहन चाहिए, उसके लिए उसको परिवहन चाहिए, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो तैयार हुआ माल है ना, उसको परिवहन करने के लिए जो सेक्टर चाहिए होता है वो टर्सरी सेक्टर होता है। तो परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, ये सारी सीमा आती है। देखिए आपके, तो लिखिएगा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सेवा करते हैं ना, की सेवा करते हैं, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। देखो आपने लोहा आया माइनिंग से, प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। उस लोहे से दोस्तों आपके फॉर्च्यूनर गाड़ी बना दी, ठीक है, वो बन के सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। अब दोस्तों उसमें एक ड्राइवर चाहिए होता है, फिर दोस्तों आप गाड़ी लेते हो तो आप सोचते हो यार इसका बीमा करवा देते हैं ना, कुछ गड़बड़ हो तो कोई काम आएगी, बीमा इंश्योरेंस काम आएगी, उसका आप इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है। आप खुद का दोस्तों इंश्योरेंस करवाते हो, आपका हेल्थ जो है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, हाथ पैर टूट जाए गलती से, तो आप खुद का दोस्तों आपकी इंश्योरेंस करवाते हो। तो ये सारी चीजें होती है, सर्विस इसमें होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर्विस है स्कूल में, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर्विस है। आपने मुझे एक फीस दी है, मैं उस फीस के बदले आपको मेरे पास जो देने की चीज है मैं आपको वो दे रहा हूँ, ये सर्विस होती है। तो इसको सर्विस कहते हैं ना। परिवहन, परिवहन, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, बैंकिंग, देखिए बैंकिंग और बीमा, इंश्योरेंस, ये सारे सेक्टर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका, इसी का लिख लीजिए। भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, जो भारत की जीडीपी दोस्तों आपके, उसमें सर्वाधिक योगदान इसी का होता है 50% से प्लस। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, इसका होता है 50% प्लस आपकी योगदान इसका होता है जीडीपी के अंदर, ठीक है। ये टर्सरी सेक्टर आपके सामने पहले 3 थे, अब दोस्तों इसमें आपके 2 और नए आ चुके हैं, इसी के अंदर 2 हैं, ठीक है। देखिए देखिए नंबर 4 चतुर्थक, देखिए नंबर 4 ये इसी में 2 आ चुके हैं, ठीक है। उसमें भी हमने 2 नई कैटेगरी ऐड कर दी है ना। देखिए चतुर्थक पे, अरे क्वार्टर सुना है आपने, पौवा तो सुना, पौवा ही होता है, पौवा आपके 1/4 होता है, ठीक है। एक बोतल खंबा हो गया ना, जानते हो आप तो जानकार हो इस चीज के, एक खंबा होता है, इसके 4 पैक बनाओगे तो एक क्वार्टर बोलते हैं ना, क्वार्टर बोलते हैं, चौथा हिस्सा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके क्वार्टर नहीं, हाँ उसकी कोई बात नहीं आने वाली, बस समझाने के लिए लिखा है ना। क्वार्टर की बात चतुर्थक के अंदर होती है, ठीक है। मैंने दोस्तों आपसे शिक्षा की बात करी, मैंने आपसे ना, एक तो टीचर होता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जर्नल है, एक साइंटिस्ट होता है दोस्तों जो आर&डी करता है। तो नॉलेज बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है, आर&डी होती है ना, जहाँ पर अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, वो आपके चतुर्थक में आता है ना। जो नॉलेज बेस्ड आपकी जो इंडस्ट्री, जो नॉलेज बेस्ड आपकी इंडस्ट्री होती है, जहाँ अनुसंधान होता है, जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी होता है, वो इसमें आ चुका है, मतलब थोड़ा अपर लेवल में है, वो इसमें आ चुका है। अब वो सर्विस तो आपके जो हमारे जो हमारे मंत्री हैं, हमारे सिविल सर्विस हैं, आपके सिविल सेवक हैं, जो हमारे राजनेता हैं, वो भी सर्विस ही कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए पेमेंट भी मिल रहा है, सैलरी होती है किसी की, पर वो थोड़ा अपर लेवल की सर्विस कर रहे हैं, मतलब वो नीति बना रहे हैं। तो 5वां हो गया। तो लिखिएगा पंचम का मतलब आपके, पंचम मतलब आपके, पंचम के दशा आपके पॉलिसी मेकर जो होते हैं, पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो पंचम में आते हैं, पॉलिसी मेकर आपके 5वें में आते हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकर राजनेता हो गए, कोई कंपनी के एमडी सीईओ हो गए, कंपनी के एमडी हैं या फिर सीईओ है, ये इसमें आ गए, ठीक है। राजनेता आ गया आपके, वो सारे इसमें आते हैं। इनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब, इनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। कंपनी के एमडी सीईओ है, पॉलिसी मेकर जो भी होता है वो इसमें आता है। पॉलिसी मेकर जो होगा आपके वो इसमें आने वाला है ना, जो पॉलिसी मेकर होता है आपके वो 5वें में आने वाला है। तो ये 5 आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। हाई स्कूल लो, इसे बोलते हैं क्यूनरी, क्यूनरी, इसे बोलते हैं क्यूनरी, ठीक है। तो 5 हो। अब सुनना मेरी बात को, आप लोग देखो, मैंने दोस्तों कहा आपसे कि मैंने लिया लोहा, ठीक है। आप सुनना, मैंने लिया लोहा, इससे मैंने बना दी कार, इससे बनाई मैंने कार, ठीक है। इस कार का मैंने करा दिया इंश्योरेंस, इस कार का मैंने करा दिया इंश्योरेंस, ठीक है दोस्तों। इस कार का मैंने करा दिया इंश्योरेंस, ठीक है। इस कार में क्या नए फीचर ऐड होंगे, इसका चल रहा है आर&डी, अगली बार जब नया मॉडल आएगा तो उसमें नए फीचर कौन से आएंगे, कार हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, नए फीचर कौन से आएंगे, उस पर चल रहा है आर&डी। अब उसको कार आने वाली मार्केट के अंदर, तो जो कंपनी के एमडी जो सीईओ होंगे, वो कोई कार जब लॉन्च होगी, कोई ऑफर लेकर आएंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे, या गवर्नमेंट जो है कोई अपना माल बेचने के लिए पॉलिसी तो लेकर आएगी, जिससे उनका वो माल बिक सके ना। तो इन सबके लिए बनेगी पॉलिसी, इन सबके लिए बनेगी पॉलिसी। तो यही 5 सेक्टर होते हैं। ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया, ये आपके क्वार्टर वाला हो गया, और ये आपका क्यूनरी हो गया है। ये 5 सेक्टर आपके सामने, यही 5 इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं जो मैंने आपको लिखा है, यही 5 होते हैं। एक सवाल देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फटाक से, अरे तुम्हारी इकोनॉमिक्स पहले तो पढ़ रही है ना, ऊपर से निकाली इकोनॉमिक्स पहले तो पढ़ रही है ना। आर&डी का मतलब रिसर्च डेवलपमेंट, अरे यार गजब आदमी है। अच्छा एक बंदा होगा पक्की बात है कमेंट करने वाला ना, लेकिन आर&डी का मतलब रिसर्च डेवलपमेंट, अनुसंधान लिखा तो है, रिसर्च डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, ये आर&डी होता है, ये आर&डी होता है। बफरिंग थोड़ी हो रही है, बफरिंग नहीं हो रही है। सवाल दिखाता हूँ, देखो आपको,
रिवाइज करो फटाक से पीछे वाला। अब देखो ये बिल्कुल आसान सवाल है, मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, पर दिल्ली पुलिस में आया हुआ दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। सवाल आसान है, फिर भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। चलो ये सवाल दिखाओ कोई बार। गर्मी कितनी है? लिख लो भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ आपको लिखने से, बताओ कहीं मना किया मैंने लिखने से आपको? मैंने तो मना ही नहीं करा आपको। लिखो आराम से बैठ के, आराम से लिखो। ये बोला मैंने ब्लैक से बनाया ऊपर वाला ना, ये अंदर ब्लैक है, अंदर ब्लैक, अंदर ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, ये रेड वाले, ये रेड से बनाने हैं आपको ना। परीक्षा में कहीं पूछ लिया आपसे कुमार वर्म ने रेड किससे बनाया, तो ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, संचार थर्ड में आएगा, शिक्षा संचार स्वास्थ्य सारे थर्ड में आते हैं। बताओ इसका आंसर फटाक से। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं, जिनका लगेगा उनका काम हो जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर को एग्जाम हुआ, उसमें वो सवाल बताओ, एबीसीडी का आंसर होगा। देखो आपको हार्ड क्यों लगती है पता है आपको? कि आप सवाल नहीं करते इसलिए हार्ड लगती है आपको। अब सवाल आपके सामने, आप जो लिख रहे हैं गुरुजी हार्ड है वही आंसर लिख रहे हैं। कमाल देख रहे हो आप, जो लिख रहे हैं गुरुजी हार्ड है उन्हीं का आंसर आ रहा है सामने। तो या तो आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि आप कर पाओगे, अगर भरोसा नहीं है खुद के ऊपर तो फिर तो पढ़ो ही मत, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूंगा, आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, आप कर जाओ, ठीक है? अब तो यहाँ पर कौन सी बैंकिंग की बात है? बैंकिंग में लिखा है आपको, बैंकिंग किसमें आता है? ये देखो ये क्या हुआ इसको, सही है ना? आगे ना तो बैंकिंग में नहीं लिखा, आपको बैंकिंग किसमें आता है? देखो बैंकिंग किसमें आता है, अब बैंकिंग लिख रहा हूँ भाई, इससे अच्छा मैं नहीं समझ पाऊंगा आपको, यकीन मानना ना। अगर आपको अभी बैंकिंग आंसर देना है तो भाई फिर तो कोई इलाज नहीं है, फिर तो आप रहने दो। जिनको लग रहा है बैंकिंग इसका आंसर होगा वो तो छोड़ दो, ये बैंकिंग यहाँ पे नहीं लिख रहा, बैंकिंग ये कौन सेक्टर आपके? सवाल पूछा सेकंडरी कौन सा होगा? अरे उद्योग होगा, इंडस्ट्री होगा, ये देखो क्या है, इंडस्ट्री होगा, विनिर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा। खेत से गन्ना लेकर उसकी चीनी बना दी हमने, वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये इसमें आ गया। अभी तो कहा कि प्राइमरी में वैल्यू एडिशन करना है आपको, ये आएगा आंसर, बैंकिंग थर्ड में आएगा। अब एक ही बात को 50 बार थोड़ी बताऊंगा मैं आपको यार, मतलब मैंने पूरा प्रयास किया है, इससे अधिक और इससे अच्छा आपको कंटेंट जो है ना इस सेक्टर के अंदर है, मैंने जो पढ़ा है उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? सारे एग्जाम देखकर मैंने आपको दिखा दिया है ना। अब देखिए देखिए आगे लिखिए आप लोग, देखिए अब देखो दोस्तों, मैंने कहा आपसे कि एक फैक्ट्री मैंने लगाई, ठीक है? आप देख लो, मैंने लगाई एक फैक्ट्री, ठीक है? इस फैक्ट्री में क्या क्या दोस्तों होने वाला है? तो इस फैक्ट्री से आपके मान लेते हैं चीनी ही बनने वाली है, मान लेते हैं आप चीनी का उत्पादन इस फैक्ट्री से होने वाला है, ठीक है? इसी का करते हैं, ठीक है? देखो इस दोस्तों उत्पादन के लिए हमें कौन कौन से साधन चाहिए, इस उत्पादन के लिए हमें कौन कौन से साधन चाहिए, हम उनकी बात करते हैं। और जिनको ये लगता है कि इकोनॉमिक्स पहले से ही समझ में आ जाएगी पूरी, वो भ्रम में है। ये आज पहली क्लास, अगर आपको 5% समझ में आई है तो अंतिम क्लास तक आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ये सारी बातें अंतिम क्लास तक काम आएंगी आपकी, ठीक है? देखो इकोनॉमिक्स जो है, मैंने आपसे कहा कि इसमें उत्पादन दोस्तों हो जाएगा आपके, चीनी का हमें उत्पादन करना है, कौन कौन साधन चाहिए? तो अगर दोस्तों हमें फैक्ट्री लगानी है, सबसे पहले हमें चाहिए लैंड। जहाँ फैक्ट्री लगेगी आपकी तो हमें चाहिए लैंड, हमें चाहिए भूमि। अगर हमें फैक्ट्री लगानी है तो हमें चाहिए भूमि, और ये सुनो, फैक्ट्री तो लगानी है तो हमें भूमि भूमि चाहिए। अगर उसको भूमि लेनी है तो पूंजी चाहिए, बिना पूंजी तो क्या होगा? अगर भूमि लेनी है आपको तो पूंजी चाहिए, बिना पूंजी फैक्ट्री कैसे लगेगी बताओ? कैपिटल चाहिए। ये आप सब कुछ देखोगे, ये सब कुछ होता है। एक फैक्ट्री मुझे लगानी है तो मुझे पहले भूमि चाहिए, उस भूमि के लिए मुझे पूंजी चाहिए होती है। ये तो स्टूडियो लगा हुआ है उत्कर्ष का, तो पहले एक लैंड चाहिए, इसमें लगा हुआ है। सेकंड, इसमें स्टूडियो बनाने के लिए कैपिटल लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है, सामने कैमरा लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, आपके कमेंट पढ़ने के लिए एसी लगा हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई है। तो सबसे पहले लैंड चाहिए, उस लैंड को लेने के लिए या फिर जो इंफ्रा है उसको डेवलप करने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए। फिर दोस्तों इसमें लेबर चाहिए, जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर लेबर की तरह काम कर रहा हूँ, तो श्रम लगेगा इसमें, इसमें लेबर चाहिए। बिना लेबर क्या बनवाओगे? चीनी कैसे बनेगी बताओ? श्रम लगने वाले, लेबर चाहिए। तो अब जब कोई दोस्तों बंदा इन तीनों को लगाएगा तो लगाने वाला बंदा होगा उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, उत्कर्ष निर्मल गहलोत सर। अगर वही नहीं होंगे तो ये फैक्ट्री या कंपनी किस काम की बन ही नहीं पाएगी। तो इसमें एंटरप्रेन्योर चाहिए, एक उद्यमी चाहिए इसके अंदर। कौन चाहिए इसमें? उद्यमी चाहिए, ठीक है? एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, उद्यमी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कोई दोस्तों कंपनी स्थापित करनी है, इकोनॉमिक्स में उत्पादन अगर करना है तो ये चार ही साधन होते हैं उत्पादन के इकोनॉमिक्स के अंदर, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ये चार ही दोस्तों होते हैं। अब देखिए इनको क्या क्या दोस्तों मिलता है, इकोनॉमिक्स का मतलब आपके कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब देखिए अगर दोस्तों हमने लैंड ली है तो मान लो हमने इस लैंड को लिया है, तो रेंट पे लिया मान लो, तो हम इसका रेंट देंगे। तो लैंड के लिए लैंड को चाहिए रेंट, लैंड को चाहिए रेंट, ठीक है? लैंड को चाहिए रेंट लगा। पूंजी दोस्तों कहीं से मान लो इसमें पूंजी लगाई निर्मल सर ने, मान लो बैंक से पूंजी दी तो उसके लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पूंजी जो है इसके लिए होता है ब्याज, इंटरेस्ट होता है। पूंजी ब्याज इंटरेस्ट हो गया, ठीक है? थर्ड सो लेबर, मैं काम कर रहा हूं तो मेरी मजदूरी होगी। देखिए मजदूरी चाहिए, लेबर को चाहिए मजदूरी, वेज, उसका पारिश्रमिक, मजदूरी चाहिए। और निर्मल सर ने अगर ये कोचिंग बनाई है, तो कंपनी स्थापित की है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रॉफिट उनको चाहिए। तो प्रॉफिट क्योंकि उन्होंने जोखिम लिया है। मान लो दोस्तों अगर नहीं चलती है उत्कर्ष संस्था तो बड़ा लॉस होता है उनका। तो जो उद्यमी जो होता है वो जोखिम लेता है और जोखिम के बदले उसको प्रॉफिट मिलता है। देखिएगा उद्यमी जो होता है आपके, इसमें ही पावर होती है जोखिम लेने की। इन तीनों में वो पावर नहीं है जोखिम लेने की। अगर ये तीन है और इनको लगाने वाला कोई नहीं है, कोई दोस्तों बंदा है मान लो उसके पास पैसा खूब है पर उसके पास पावर, उसके पास क्षमता नहीं है जोखिम लेने की, तो उसका पैसा कोई काम का नहीं है, वो कोई चीज उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो जोखिम दोस्तों लगती है आपकी, कोई भी जोखिम हो सकता है। देखो ना, बिल्डिंग बनाई, भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, जोखिम है। पानी में नाव उतारी, मछुआरा बनवाने के लिए सुनामी आ गई, जोखिम है दोस्तों आपके। तो जोखिम बहुत तरह के हो सकते हैं।
रेंट पे गाड़ी चलाना शुरू करा, एक्सीडेंट हो गया, जोखिम हो गया। तो जो जोखिम लेने की क्षमता जिसमें होती है, जोखिम लेने की क्षमता जिसमें होती है, उसके बदले में उसको मिलता है प्रॉफिट, लाभ मिलता है। तो जब अगर कभी सवाल पूछूं आपसे कि इकोनॉमिक्स में उत्पादन जो है उसके साधन कौन कौन से हैं, तो लैंड, कैपिटल, लेबर और आपके एंटरप्रेन्योर। इन साधनों को क्या प्राप्त होता है, तो लैंड को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट, लेबर को वेज और एंटरप्रेन्योर को जोखिम के बदले उसको मिलता है प्रॉफिट। अगर दोस्तों इन चारों को जोड़ दें, आप सोचो पूरे भारत के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन में ये चार चीजें हो रही है, इन चारों को जोड़ दूं आपकी तो इसी बन जाती है इस भारत की राष्ट्रीय आय। तो कभी सवाल पूछना आपसे कि भारत की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है आपके, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेज प्लस प्रॉफिट, इन चारों को जोड़ने के बाद में राष्ट्रीय आय बन जाती है। अब बताओ ये टॉपिक समझ में आया नहीं आपको कि उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया मेरे को बताओ। जो उत्पादन है इसके साधन कौन कौन से होते हैं, तो चार साधन इसके होते हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। ये चार को क्या मिलता है वो समझ में आया आपको, लैंड को रेंट मिलता है, पूंजी को कैपिटल को ब्याज मिलता है, लेबर को मजदूरी मिलता है, और जो उद्यमी जो होता है आपके, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको मिलता है प्रॉफिट, क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। जब ये चारों मिलते हैं तो मिलने के बाद में क्या बनता है, हमारा नेशनल इनकम बनती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़िए, तो हमने इकोनॉमिक्स क्या होती है, उस इकोनॉमिक्स में क्षेत्र क्या होते हैं, तो जब आप कोई किताब पढ़ोगे ना, उस किताब में पहला टॉपिक ये लिखा होता है, अर्थव्यवस्था का अर्थ, प्रकार, क्षेत्र, ऐसे लिखा मिलेगा आपको ना, तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगी। अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके मोटे मोटे दो प्रकार होते हैं, माइक्रो मैक्रो। देखो सुनो मेरी बात, मैंने आपसे कहा अभी तक अर्थव्यवस्था जो है धन का जो शास्त्र है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ की बात करी हमने वहां पर, साथ में सैमुअलसन की बात की, जिसने कहा था कि साइंस ऑफ ग्रोथ होती है। फिर मैं आपको लेकर आया कि अर्थशास्त्र उसके दो टाइप है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो व्यक्ति की बात करता है, मैक्रो संपूर्ण इकोनॉमी या समाज कल्याण की बात करता है। माइक्रो में आपके डिमांड, सप्लाई और प्राइस की बात होती है। मैक्रो के अंदर आय, राष्ट्रीय आय, एम्प्लॉयमेंट, इनकी बात होती है। माइक्रो में एडम स्मिथ और मैक्रो में आपके जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकी बात करेंगे। फिर उसमें आपको आगे बढ़ाकर मैंने कहा आपसे, सो आपकी जो डिमांड और सप्लाई संबंध क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, पर दो इसके अपवाद थे आपके, एक तो प्रतिशत आपकी वस्तु जो होती है, प्रतिष्ठा लगी होती है आपकी वो, और एक गिवन वस्तु उसका आपके अपवाद होते हैं। इसके बाद मैं लेकर आया आपको कहां पर, कि जो हमारा क्षेत्र जो है, सेक्टर की बात करूं आपसे, प्राइमरी सेक्टर कौन सा आपके, प्रकृति से जो कुछ मिला है वो सारा प्राइमरी होता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, माइनिंग, ये सारा आपके प्राइमरी होता है। और जो जॉब होती है इसमें आपको रेड कलर जॉब होती है, ठीक है, ये प्राइमरी होता है। कच्चा माल प्राइमरी के अंदर आता है, उस कच्चे माल को लगाकर मैंने इंडस्ट्री में कोई नया माल तैयार कर दिया है, कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर दिया है, कोई इंडस्ट्री स्थापित कर दिया है, प्राइमरी जो आपकी सेक्टर था उसमें वैल्यू ऐड कर दिया है, तो सेकेंडरी बन गया। तो गैस, बिजली और आपकी जल की सप्लाई उसी में आती है ना, सेकेंडरी के अंदर। और जो आपकी स्किल्ड लेबर होंगे उसके लिए व्हाइट कलर जॉब होती है, जो नॉन स्किल्ड होते हैं उसके लिए ब्लू कलर जॉब होती है। फिर टर्सरी सेक्टर की बात करें, मैंने आपसे वहां मैंने लिखा आपको, जो प्राइमरी सेक्टर को आपके सेकेंडरी को सर्विस प्रदान करता है वो टर्सरी होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, इसके अलावा बीमा, सारा किसके अंदर आता है, टर्सरी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा आपसे फोर्थ वाला कौन सा आपकी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, फोर्थ मार्क आरएनडी जहां पर होता है, ठीक है। और फिफ्थ मैंने कहा पॉलिसी मेकिंग जो होती है, कोई कंपनी का एमडी, सीईओ हो गया या राजनेता हो गया, वहां पे फिफ्थ में आते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो उत्पादन जो होता है उसके चार साधन होते हैं ना, सबसे पहले लैंड होता है जिसका रेंट जाता है, सेकंड कैपिटल होता है जिसका हम क्या कहते हैं, जिसका हम जो है इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा लेबर होता है जिसका हमें मजदूरी देनी पड़ती है, उसका पारिश्रमिक देना पड़ता है। और फोर्थ आपके एंटरप्रेन्योर होता है जो जोखिम लेता है, उसको उसका प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये सारी बातें हमने पढ़ी, 2 मिनट में मैंने आपको रिवाइज करा दी। अब दोस्तों मैंने अभी जो पढ़ाया ना आपको था टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, मोटा मोटा माइक्रो मैक्रो, बुक के नाम बता दिया आपको। अब देखिए आप लोग, देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार, देखिए जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रकार लिखेंगे। देखो बहुत सारे दोस्तों इसके आधार है। एक आधार ये कि किसी देश की इकोनॉमी जो अन्य देश है उसके साथ संबंध बनाती है या नहीं बनाती है। अगर बनाती है तो ओपन इकोनॉमी होगी, अगर संबंध नहीं बनाती तो क्लोज इकोनॉमी होगी। भारत दोस्तों किसी से आके किसी को एक्सपोर्ट नहीं करता सामान का, ना ही किसी से मंगाता इंपोर्ट करता है, तो हमारा बंद इकोनॉमी। अगर हम हमारा सामान बाहर बेचते हैं और बाहर से सामान मंगाते हैं तो हम ओपन इकोनॉमी में आ गए। तो देखिए आपके इसका पहला आधार कौन सा है, इसका पहला आधार होता है, लिखिएगा, इसका आधार नंबर 1 होता है अन्य देशों के साथ संबंध। इसका तो मतलब ये होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब अगर ये दोस्तों अगर ये भारत है, अगर ये भारत है, इस भारत से सामान बाहर गया, ये कहलाएगा एक्सपोर्ट, हिंदी में कहते हैं इसको निर्यात। और अगर इस भारत में सामान आएगा तो ये होता है इंपोर्ट, हिंदी में कहते हैं इसको आयात। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो जो हमारा इकोनॉमी है दोस्तों उसका आधार है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब हमारे अन्य देश के साथ संबंध है या नहीं उसके ऊपर, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, संबंध है, संबंध है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है मतलब हमारी इकोनॉमी खुली है, ओपन इकोनॉमी, इसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। हमने हमारे गेट खोल रखे, ठीक है। एक इसके साथ हमारे संबंध, एक वो जिसके साथ संबंध हमारे नहीं है, हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, इसको बोलते हैं बंद इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। देखो वर्तमान में अधिकांश जो अर्थव्यवस्था आपकी वो सब इसी में दोस्तों आ चुकी है, ओपन के अंदर आ चुकी है। भारत के अंदर 1991 से पहले हम कहीं ना कहीं दोस्तों आपके अधिकांश भाग हमारा इसके अंदर था। 1991 से पहले, 1991 में हमारे सामने भुगतान संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, हमारे पास विदेशी मुद्रा बचती नहीं है, तो हमने हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल खोल दिया, ओपन कर दिया। हमने एलपीजी को अपना लिया, हमने उदारवादी नीति को अपनाया, तो हम बिल्कुल इसकी ओर आ गए। अब वर्तमान में जितने भी देश दोस्तों आपको मिलेंगे वो देखना आप, वो देश कहीं ना कहीं किसी देश के साथ आपके संबंध बनाए हुए हैं, बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संबंध दोस्तों है नहीं। आप बोलो गुरुजी क्यों, क्यों संबंध बना रहे हैं, क्यों एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोस्तों हो रहा है। देखना ये हमने भारत में 1991 के बाद में एलपीजी अपनाया, और एलपीजी में हम जानते हैं हम उदारवादी नीति हमने अपनाई, हमारी बाउंड्री हमने औरों के लिए खोल दी। देखो सवाल दोस्तों ये है कि ओपन इकोनॉमी क्यों, आप समझ रहे मेरी बात को, सवाल ये है कि ओपन इकोनॉमी क्यों। अगर दोस्तों आप पूरे विश्व को तो देखते हो ना, ढंग से देखो तो पूरे विश्व को आप लोग, ये तो पूरा विश्व आपके सामने। यहाँ दोस्तों अरब देश है, अरब देश का मतलब खाड़ी देश मान लो ना, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये जो देश यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ये देश आपके यहाँ पर, इनके पास जो पेट्रोल है, इनके पास क्या फ्यूल है, ईंधन है इनके पास, ठीक है। यहाँ दोस्तों ईंधन, फ्यूल यहाँ पर। इधर दोस्तों मान लो अफ्रीका है, इनके
जिसके पास कच्चा माल है, सोना, हीरा, वो यहाँ पर मिलता है। कच्चा माल, सोना है, हीरा है, डायमंड दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर? अब क्या कहते हैं? कच्चे माल को। ठीक है? ये दोस्तों इंडिया है। यहाँ पर जनसंख्या है। यहाँ पर कौन है? जनसंख्या है। अरे दोस्तों एक बात बताऊँ कि पिज़्ज़ा 50 होंगे, खाने वाले अगर नहीं है तो क्या करें उस पिज़्ज़ा का? खाने वाले लोग भी चाहिए रसगुल्ला, तो हीरा पहनने वाले लोग चाहिए दोस्तों। इसके अलावा गाड़ी चलाने के लिए लोग चाहिए, तभी तो फ्यूल काम आएगा दोस्तों। तो इन सबको इन सबका कंजप्शन करने के लिए पॉपुलेशन चाहिए, वो हमारे पास है। हमारे पास में फ्यूल नहीं है। अब दोस्तों हर किसी देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग-अलग है। कहीं पर कोई चीज़ होगी और कहीं पर कोई चीज़ नहीं होगी। अब जो हमारे पास नहीं है, अगर उसकी ज़रूरत हमें है, तो हमें बाहर से मँगानी पड़ेगी। इसलिए हमारी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। एक देश के पास सब कुछ नहीं हो सकता। कोई ना कोई कमी तो उसके पास होगी होगी। तो मुझे हमारी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें जो है इकोनॉमी हमारी खोलनी पड़ती है, ठीक है? हम बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, आप हमें यहाँ पर फ्यूल भेजो, हम यहाँ आपको पैसा दे देंगे। आप हमें कच्चा माल भेजो यहाँ से, हम उसको तैयार करके आपको वापस भेज देंगे। ये सारे काम चलते रहते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ओपन इकोनॉमी, एक क्लोज इकोनॉमी होती है, ठीक है? मतलब समझ में आ चुका होगा आपका। आधार ये है उसका कि संबंध हम बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। वर्तमान में अधिकांश देश आपके जो है वो ओपन इकोनॉमी के अंदर आते हैं, ठीक है? अब देखिए नंबर 2 आधार। देखिए आधार नंबर 2। आधार नंबर 2 है विकास के आधार पे, ठीक है? आधार नंबर 2 पूछूँ आपसे, आप पहले लिख लीजिए, संसाधन जो है, इस पर किसका अधिकार है? स्वामित्व किसका है? संसाधन जो है, उस पर ओनरशिप किसकी है? संसाधन जो है, उस पर अधिकार किसका है दोस्तों? संसाधन जो है हमारे पास, जो रिसोर्सेज हमारे पास में, उसके ऊपर अधिकार किसका है? वो उस दोस्तों आधार पे। अगर दोस्तों अधिकार सरकार का है, सुनो, अगर अधिकार सरकार का है, तो वो इकोनॉमी होती है समाजवादी इकोनॉमी। लिखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? देखिए नंबर फर्स्ट लिखना, इसमें लिखिए, इसमें जो अधिकार होता है ना, वो सरकार का होता है। अधिकार सरकार का दोस्तों होता है। यहाँ पर अधिकार सरकार का होता है, ठीक है? जो भी उत्पादन के साधन है आपके, उनके ऊपर सरकार का दोस्तों अधिकार यहाँ पर होता है। वर्तमान में ये है कुछ देश आपकी इस कैटेगरी में दोस्तों आते हैं, जैसे कि आपके नॉर्थ कोरिया हो गया, इस कैटेगरी में आता है। वहां पर सारी पावर किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। सारी पावर उसी के हाथ में। तो जिसके पास मतलब पावर, अगर जो संसाधन है आपके, वो अगर जो समाज, वो अगर आपके सरकार के पास होंगे संसाधन आपके, उनकी ओनरशिप इनके पास होगी, वही तय करेंगे दोस्तों आपके किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। तो वो होता है समाजवादी। नॉर्थ कोरिया इसका एग्जांपल आप मान लीजिए, ठीक है? एक होता है पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें जो स्वामित्व जो होता है ना, जो ओनरशिप होती है, वो प्राइवेट के हाथ में होती है। जो निजी क्षेत्र है उसके हाथ में होती है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसके हाथ में होती है। जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट के हाथ में होती है, निजी क्षेत्र के हाथ में होती है। सरकार की भूमिका बहुत कम होती है इसमें। सरकार जो है, इसकी भूमिका बहुत कम होती है, ये कम होती है इसमें। सरकार ज्यादा दोस्तों हस्तक्षेप नहीं करता इसमें। इसमें जो भूमिका होती है वो मार्केट की होती है, बाजार की होती है। जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका, यूएसए, ठीक है? सरकार की भूमिका कम होती है, यहाँ मार्केट की भूमिका अधिक होती है। निजी सेक्टर आपके, उसकी ओनरशिप यहाँ पर होती है। ये आपको नोट करना है। थर्ड दोस्तों कौन सा है? देखो, भारत हमेशा आपको बीच में मिलेगा। भारत ने बोला यार थोड़ा ये अपनाते, थोड़ा ये अपना लेते हैं, ठीक है? दोनों का मिक्सअप कर लेते हैं ना। तो भारत ने कहा हम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने कहा हम कौन सी है? हम मिश्रित हैं, हम मिक्स हैं। हम क्या है? हम मिक्स हैं। मतलब दोस्तों आपके मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो स्वामित्व होता है संसाधनों का, वो कुछ सरकार के दोस्तों हाथ में होता है। मान लेते हैं जैसे आपके रेल की बात करूँ आपसे, सरकार के हाथ में, रेलवे सरकार के हाथ में होगी। और दोस्तों बस जो है वो प्राइवेट के हाथ में भी, सरकार के हाथ में भी। तो हमारे यहाँ पर जो ओनरशिप होती है आपकी, वो सरकार के हाथ में भी और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उसके हाथ में भी, ठीक है? तो इसके अंदर जो ओनरशिप जो होती है आपकी, स्वामित्व जो होता है, वो दोनों के पास होता है। सरकार के पास भी होता है और निजी क्षेत्र जो है इसके पास भी होता है। इसमें सरकार दोस्तों हस्तक्षेप करती है, जहां उसको आवश्यकता होती है ना, वहां हस्तक्षेप करती है, ठीक है? यहाँ पर सरकार जो है आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करती है, ठीक है? और भारत इसका एग्जाम्पल हो गया, देखिएगा, इंडिया इसका एग्जाम्पल। तो मैंने आपसे कहा कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके टाइप का आधार क्या है? रिसोर्स पर स्वामित्व किसका है? जो रिसोर्स है उस पर स्वामित्व किसका है, वो उसका आधार होगा। एक मैंने कहा आपसे, जब रिसोर्स पर स्वामित्व सरकार का हो पूरी तरह से, सरकार ही तय करे किसको क्या मिलने वाला है, सारी चीजें सरकार ही तय करे, तो समाजवादी होता है। ऐसा बहुत कम देशों में बचा हुआ है। फिर भी नॉर्थ कोरिया, अगर हमें कोई एक एग्जांपल मानना हो तो हम इसको मानेंगे। पहले दोस्तों यूएसएसआर, रूस भी इसके अंदर था, पर वहां तो बहुत कुछ प्राइवेट आपके हो चुका है, ठीक है? एक होता है जहां पर ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, मार्केट के हाथ में हो, सरकार के हाथ में नहीं हो, वो होता है पूंजीवादी, ठीक है? अमेरिका इसका एग्जांपल है। एक होता है मिक्स, जहां पर कुछ पूंजीवाद भी हो और कुछ समाजवाद भी हो। सरकार जहां आवश्यकता हो वहां हस्तक्षेप भी करे और जहां नहीं हो वहां नहीं भी करे, ठीक है? वो होता है आपका मिश्रित। भारत दोस्तों मिश्रित के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है? भारत जो है मिश्रित के अंदर आता है। अब देखिए आगे, हाँ, चीन, रूस, देखो मैंने कहा ना वो इसकी ओर झुके हुए हैं। अब पूरी तरह तो नहीं है पर झुके हुए हैं ना। चीन है, रूस है, चाइना है, रसिया है। पूरी तरह तो नहीं है, पर इनका झुकाव किधर है? इनका झुकाव समाजवाद की ओर है। इनका झुकाव समाजवाद की ओर, ठीक है? इनका झुकाव इधर, पूरी तरह तो नहीं बोल सकता मैं ना, पर झुकाव समाजवाद की ओर है। ये इसके परफेक्ट एग्जांपल मैंने लिखे आपके सामने। नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, इंडिया, ये परफेक्ट एग्जांपल है इसके। अब देखिए दोस्तों, अब आप लिखिए फर्स्ट नंबर पूंजीवादी। अभी थोड़ा बहुत और लिखते हैं इस बारे में। देखो पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट कहते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं इसको? कैपिटलिज्म कहते हैं ना, पूंजीवाद। देखो मैंने कहा दोस्तों पूंजीवाद के अंदर क्या है? पूंजीवाद के अंदर मैंने कहा इसके अंदर जो है मार्केट प्रधान होता है, बाजार इसमें प्रमुख होता है, प्राइवेट सेक्टर इसमें प्रमुख होता है, सरकार की इसमें नहीं चलती है। इसमें क्या होता है? बाजार प्रधान होता है, बाजार प्रधान होता है आपकी। इसमें जो निजी क्षेत्र होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर होता है। अब देखिए दोस्तों, जहां भी दोस्तों प्राइवेट सेक्टर, अब तो जब तो सरकार जो होती है ना, सरकार का काम होता है कि जनता जितनी हो सारी प्रजा खुश रहे, उसका काम होता है। दोस्तों निजी क्षेत्र जो होता है आपके, इसका काम होता है प्रॉफिट कमाना, अधिकतम लाभ कैसे हो, ये उसमें दिमाग लगाएंगे ना। तो यहाँ पर जो लोग, आप सोचो ना, गवर्नमेंट जॉब क्यों ले रहे हो आप लोग?
सबसे परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप क्यों ना गवर्नमेंट जॉब ले लो, क्योंकि आप जानते हो अगर एक बार जॉब में घुस गए ना तो शांति शांति है, काम करो नहीं करो कोई निकालने वाला तो नहीं है। पर दोस्तों अगर इस सेक्टर में आप नुकसान हो रहा, आपने काम नहीं करा तो आपको रिप्लेस कोई और कर देगा। ये सुनो, कंपटीशन के सेक्टर के अंदर, इसके अंदर मतलब नेक टू नेक फाइट है यहाँ पर। अगर आपने काम नहीं करा तो कोई और आपकी जगह आकर ले लेगा, यही होने वाला है यहाँ पर। माना कि दोस्तों इस सेक्टर में पैसा है पर इसमें कंपटीशन भी है। हम चुनते हैं सेफ सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब। एक बार घुस गए तो ठीक है, वो सुना हुआ है गवर्नमेंट जॉब में जितना टफ घुसना होता है उससे कहीं अधिक टफ उसको निकालना होता है बाहर। तो ये वो है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर कंपटीशन बहुत होगा। तो कभी सवाल पूछना आपसे कि कंपटीशन कहाँ पर होता है, तो कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा जो होती है वो यहाँ पर होगी। प्रतिस्पर्धा यहाँ दोस्तों होने वाली है। और जो जहाँ आपकी जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, इसमें दोस्तों उद्देश्य क्या है इनका? इनका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। अधिकतम लाभ जो है इनका उद्देश्य होता है। ये सारी बात आप समझ पा रहे हो मेरी मेरी बात को ना? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना। और दोस्तों ये पूरा की पूरा जो इकोनॉमी है वो दो चीजें चलती है आपकी, डिमांड सप्लाई से। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी चलती है किससे आपकी? इस पूरी इकोनॉमी को रेगुलेट करने वाला कौन है? इसको रेगुलेट करने वाला होता है डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। तो ऐसा कहते हैं कि जो एडम स्मिथ था उसके पास तोता था, पैरट था उसके पास में। अब कभी कभी दोस्तों उसके पास लोग आते थे कि यार कि सर हमारी ये इंडस्ट्री नहीं चल रही है, हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, क्या करें? तो एडम स्मिथ बोलता इसका जवाब तुम्हें तोता दे देगा। वो उसके पास जाते, तोता बोलता डिमांड सप्लाई ठीक करो, और फिर वो ध्यान देते उसके ऊपर, उनकी इकोनॉमी चल पड़ती। और भाई साहब उसके बाद उसको लोग आने लगे दूर दूर से अपनी इकोनॉमी ठीक करवाने के लिए, क्या समस्या है? और वो हर बार एक ही बात बोलता, जाओ मेरे तोते से पूछ लो। वो उसके पास जाते, तोता बोलता डिमांड सप्लाई ठीक करो। उसने भाई साहब तोते को 2 बार याद करवा दी डिमांड सप्लाई को। और उसका ऐसा कहना है कि हर बीमारी का इलाज इसी के अंदर, इकोनॉमी की हर बीमारी का इलाज डिमांड सप्लाई ठीक कर लो, आपका इलाज दोस्तों हो जाएगा। तो ये जो आपकी पूंजीवादी जो है आपको पूरी तरह इसके ऊपर डिमांड सप्लाई के ऊपर टिका हुआ है। पूरा बाजार डिमांड सप्लाई पे चल रहा है। दिवाली दोस्तों आएगी तो आपको बम मिलेंगे मार्केट में, क्योंकि डिमांड होगी ना, सप्लाई उसी की होगी मार्केट में। कभी सुना दोस्तों आपने दिवाली पे आपके रंग बदल रहे हैं, दिवाली पे मार्केट में रंग रंग मिल रहा है? नहीं सुना होगा। सर्दी में कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही है बाजारों में, नहीं मिला होगा। जैसी डिमांड होगी मार्केट में सप्लाई भी वैसी होगी। कहीं कहीं पर ये बात बिल्कुल सही भी लगती है मुझे कि डिमांड सप्लाई जो है वही आपके मेन रेगुलेटर है इकोनॉमी के। तो एडम स्मिथ पूछना आपसे, जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ किस आपके इकोनॉमी का जनक है? पूंजीवाद। एडम स्मिथ जो है वो इसका जनक है, ठीक है। एडम स्मिथ ने कहा था कि राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाजार की मांग आपूर्ति अपने आप सारे काम कर लेगी, यही रेगुलेट कर लेगी। इसलिए इसने राज्य का अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया ना। एडम स्मिथ जो है इसका सिद्धांत कौन सा है? अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया इसने कहा किसी को कोई भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, डिमांड सप्लाई अपने आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो राज्य हस्तक्षेप ना करे, ये सिद्धांत देने वाला कौन था? एडम स्मिथ। डिमांड सप्लाई की बात कहां पर होती है? एडम स्मिथ ने कहा सारा दोस्तों मार्केट इसी पे डिपेंड है, किसका? पूंजीवाद का। पूंजीवाद का सारा मार्केट इसी पे डिपेंड है, डिमांड सप्लाई के ऊपर। सारी समस्या की जड़ इसी के अंदर, डिमांड सप्लाई के अंदर। देखो देखो इकोनॉमिक्स में कमाल दोस्तों ये है कि इकोनॉमिक्स सब कुछ दिख रहा है मार्केट में आपको। तो दोस्तों गर्मी में गन्ने का जूस दिख रहा है, क्यों दिख रहा है गर्मी में गन्ने का जूस? क्योंकि मार्केट में डिमांड है, जिसकी डिमांड होगी मार्केट उसी की सप्लाई करेगा, यही तो कैपिटलिस्ट है। तो कैपिटलिज्म का पापा कौन है? वो है एडम स्मिथ, डिमांड सप्लाई। तो कभी आपसे कोई पूछे डिमांड सप्लाई ठीक करना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पूंजी बात है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा दिया आपको। ये सारी बातें आपको मिल तो जाएंगी एनसीईआरटी में, पर एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स की भाषा बहुत क्लिष्ट क्लिष्ट क्या बोलते हैं उसको, वो है वो टफ लैंग्वेज इकोनॉमिक्स की ना। चलिए नंबर 2 लिखिए आप लोग। नंबर 2 है समाजवाद। अभी तो मैंने दिखाया समाजवाद आपको ना, सोशलिस्ट, सोशलिज्म। देखो मैंने आपसे कहा कि इसमें सब कुछ सरकार के दोस्तों हाथ में होगा, इसमें सरकार रेगुलेट होगी, सरकार रेगुलेटर होने वाली है, सरकार के हाथ में संसाधन होने वाले। अब तो सरकार का उद्देश्य कभी भी आपके लाभ कमाना नहीं होता है, सरकार का ऑब्जेक्ट होता है कल्याण करना। सरकार चाहती है कि आपके कल्याण करें, लोगों का कल्याण करना। और ये उद्देश्य कि सरकार का क्या होता है? प्राइवेट का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, सरकार का उद्देश्य क्या? आपके जितने भी लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो भी प्रजा उसके अंदर है, उसको आपके कल्याण हो सके, उसका वेलफेयर हो, वही सरकार उसको काम करती है, ठीक है। वो तो चाहेगी कि संसाधन उसके पास में उसका समान वितरण हो सके, असमानता ना हो। पूंजीवाद दोस्तों आपके वहां पर, पूंजीवाद में एक बहुत अमीर होगा तो एक बहुत गरीब होगा, पूंजीवाद नहीं होता। अमीर दोस्तों और अमीर होता जाता है, गरीब पूंजीवाद में और गरीब होता है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। इसलिए पूंजीवाद में अमीर और गरीब के बीच में खाई दोस्तों बड़ी होती है, समाजवाद में बड़ी नहीं होती है। समाजवाद आपके ये दोस्तों अगर ये अमीर और ये गरीब आपके, तो सरकार इसको ऊपर उठाती है, इसको क्या करती है? इसको बोलती है कि तुझे 1000 रुपए अकाउंट में मिलेंगे तेरी खाने के लिए, तुझे एक मकान देंगे हम पीएम आवास योजना में, तुझे सिलेंडर हम थोड़ा फ्री दे देंगे, तुझे हम बिजली में थोड़ी छूट दे देंगे। देख लो दोस्तों आपके, तो गरीब को ऊपर उठाने का काम कौन करता है? समाजवाद करता है, सरकार करती है आपके। संसाधन का समान वितरण हो सके आपके, वो समाजवाद का काम होता है। इसका काम लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, कल्याण करना काम होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, अगर आप सेलेक्ट हो गए एक बार, तो सेलेक्ट होने के बाद में कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। कभी देखा आपने कि एसएससी में इंस्पेक्टर बनने के बाद में दो इंस्पेक्टर आपस में कंपटीशन करें? देखा आपने? कौन ज्यादा पढ़ेगा, कौन ज्यादा काम करेगा? कभी नहीं करते। बनेंगे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बनने से पहले कंपटीशन होता है उसको प्राप्त करने के लिए, बनने के बाद कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस जॉब से बाहर निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो मेरा आपसे कहना चाहिए आपके कि यहाँ पर संसाधन जो है, संसाधन का समान वितरण यहाँ पर होता है। आप उस वाले में एक लाइन और लिख लो यहीं पर आपकी, यहीं पर आप लाइन लिख लीजिए आपकी कि इसमें अमीर और अमीर होता है, अमीर और अमीर होगा पूंजीवाद के अंदर ना, गरीब और गरीब होगा, गरीब और गरीब होगा पूंजीवाद के अंदर, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके अमीर गरीब के बीच खाई कम होगी, अमीर गरीब के बीच में क्या होगी? खाई कम होगी, ठीक है। यहाँ पर गरीब के उत्थान का काम होगा, उत्थान पर बल दिया जाएगा। यहाँ पर कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि भाई सारा रिसोर्स किसके पास में? सरकार के पास में। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, कंपटीशन यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। यह दोस्तों कार्ल मार्क्स जो थे ना आपके, उनके सिद्धांत पर है आपके समाजवाद में। समाजवाद जो है किसके सिद्धांत पे? जो कार्ल मार्क्स थे, शायद उसका नाम सुना होगा आपने, कार्ल मार्क्स जो थे आपके, इनकी एक बुक थी दास कैपिटल।
इस पर कौन था आपके, इस पर समाजवाद जो है इस बुक पर आधारित है, ठीक है। समाजवाद जो है कार्ल मार्क्स जो है, इसकी जो आपकी पुस्तक है दास कैपिटल, इसके ऊपर आधारित है। यह पुस्तक 1867 के अंदर आती है। तो इसके ऊपर आधारित होना आपको समाज और आपने आगे भी सुना होगा कि आपकी रूस की जो क्रांति होती है वो इसी पर आधारित होती है। आपकी रूस की क्रांति समाजवादी क्रांति होती है, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। आपने सुना है क्या? रूस की जो क्रांति थी, यह क्रांति की शायद सन था आपका 1917, करने वाला था लेनिन, और इसको बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। ये इसी पर आधारित है, समाजवाद पे। ये समाजवाद पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा ना कि अंतर क्या होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे नंबर 3 लिखिए आप लोग, मिक्स इकोनॉमी। नंबर 3 लिखिए, मिक्स इकोनॉमी। इसमें दोनों का दोस्तों रोल होता है। जो मिक्स इकोनॉमी होती है इसमें दोनों का रोल होता है, ठीक है। इसमें इसमें जो रोल होता है सरकार का भी होता है और जो निजी क्षेत्र आपके इसका भी होता है। देखो, इसमें सरकार जहां आवश्यकता होती है वहां उसको हस्तक्षेप करता है, दोनों मिलकर काम करेंगे। इसमें इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, जहां जरूरत होती है वहां सरकार उसको हस्तक्षेप करता है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर सरकार जो है आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करेगा। देखो दोस्तों, अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही है, मान लो दोस्तों बीच में मंदी आ गई। कभी कोई दोस्तों ऐसा होता है नहीं, कभी मंदी आ गई मार्केट में, कोई दोस्तों काम नहीं है, मंदी मार्केट में आ चुकी है। अब जो मंदी के अंदर ये वाला क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता। अगर दोस्तों मेरे और आपकी जेब में पैसा दोस्तों होगा ही नहीं, तो हम समोसा कैसे खाएंगे बताओ? खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। अगर आपकी मेरी जेब में पैसा दोस्तों होगा ही नहीं, समोसा कैसे खाओगे आप और मैं? नहीं खा पाएंगे दोस्तों। अगर आप और मैं किसान दोस्तों किसान है और मेरी जेब में पैसा है नहीं बीज खरीदने के लिए, तो मैं कैसे बीज खरीदूंगा? सरकार तब काम आती है। सरकार बोलती है हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना चालू करते हैं और हम किसान के पैसे किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये हर साल डालेंगे, तो उसकी जेब में पैसा आ गया। जेब में पैसा आएगा तो वो मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा, समोसा खाएगा या बीज खरीद के खाएगा, तो इकोनॉमी ड्राइव होती है। संकट की घड़ी में सरकार यहाँ पर काम आती है, मंदी को दूर करने का प्रयास सरकार करती है। महंगाई बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, कंज्यूमर परेशान, आप में परेशान हो रहे हैं, तो उस महंगाई कंट्रोल करने का भी सरकार करती है। तो यहाँ सरकार सरकार जो है यहाँ पर सरकार जो यहाँ पे संकट की स्थिति होती है, संकट में काम करती है, ठीक है। मंदी आ गई तो इस मंदी को दूर करने का प्रयास करिए। मतलब इस निधि के सहायक के रूप में सरकार यहाँ पर काम करती है, इस निधि के सहायक के रूप में सरकार यहाँ काम करती है। और यह सिद्धांत किसका है आपके, यह सिद्धांत आपके किन्स का, किन्स का। तो मिक्स इकोनॉमी जो है, जो किन्स है इसकी थ्योरी पे काम करती है। जो मिक्स इकोनॉमी है वो किन्स जो है उसकी थ्योरी पे काम करती है। अब देखो आप, जब उसमें आपके मंदी दोस्तों आपके अभी तो कुछ सालों पहले मंदी अमेरिका में आई थी ना, पर भारत उससे बच गया था। आप देखना भारत उससे बच गया। जितने भी आपके पूंजीवाद देश आते हैं, अगर उसमें मंदी वहां पर आ गई तो वो देश बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वहां उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार नहीं है ना, वहां पर मार्केट काम कर रहा है। माना कि दोस्तों पूंजीवाद बहुत तेजी से आगे भी बढ़ेगा। आप देखो वर्तमान में आप जितने भी देश देख लो, आप अपना दिमाग दौड़ाओ और बताओ मुझे कौन से देश आगे, पूंजीवाद वाले देश आगे या समाज वाले देश आगे? आपको मिलेगा जितना भी यूरोप है, जितना भी यूरोप, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान, सॉरी जापान आपके, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका है, कनाडा है, जितने भी देश आपको सुनने में आ रहे हैं, सारे देश कौन से पूंजीवाद देश है। ये तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है लगातार, अमीर और अमीर होना चाह रहा है, तो वो लगातार ग्रो कर रहा है। पर दोस्तों अगर कोई समस्या आगे भविष्य में तो संभाल नहीं पाएंगे, संभालने के लिए सरकार चाहिए। हम अभी विकासशील देश है, वो सारे विकसित देश है, हम विकासशील देश है, तो हमारे पास कोई बैकअप होना चाहिए। हमारा बैकअप गवर्नमेंट होती है, हमारा हम ग्रो कर रहे हैं, पर अगर समस्या आगे तो कोई पीछे से हाथ रखने वाला होना चाहिए, वो गवर्नमेंट होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी यहाँ पे कैसे, हमारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है। हमारी जो इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, हम 1991 से पहले, तो 1991 इससे पहले और इससे बाद, इससे पहले हमारा झुकाव किसकी ओर था? समाजवाद की ओर था। इससे पहले हमारा झुकाव किसकी ओर था? समाजवाद की ओर झुका, ऐसे लिख लीजिए, समाजवाद की ओर झुका। लेकिन 1991 के अंदर आप जानते हो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है और हमारा झुकाव कहां पर जाता है? पूंजीवाद की ओर। माना कि हम आज भी कौन सी, हमारी मिक्स इकोनॉमी है, पर हमारा झुकाव किसकी ओर है? पूंजीवाद की ओर झुकाव है। आप देखिए दोस्तों, आज से 20 साल 25 साल पहले आपने देखा होगा कि जो सेक्टर प्राइवेट नहीं था ना, वो सेक्टर प्राइवेट हो गया। आप देखना, टाइम हो गया, टाइम हो गया यार, टाइम का पता नहीं लगा यार, सॉरी। आप तो देखना, चलो इसको पूरा कर लो, टाइम पता नहीं कब निकल जाता है। मतलब मुझे आपने बोला ना कमेंट होगा टाइम हो गया, तो मुझे पता लगा, वरना निकल गया टाइम। आज से 20 साल पहले देखना आप लोग, क्या आज से 20 साल पहले आपको महसूस होगा कि बहुत सारे सेक्टर केवल गवर्नमेंट थे, आज वो कुछ सेक्टर प्राइवेट भी हो चुके हैं। आज हो रहे हैं प्राइवेट, क्योंकि हमारा झुकाव किस ओर है? पूंजीवाद की ओर झुकाव है हमारा। अगर आपको तेजी से ग्रो करना है तो पूंजीवाद की ओर जाना ही पड़ेगा, पर हम पूंजीवाद नहीं हुए, हम आज भी मिक्स हैं, हम आज भी मिक्स हैं, हम पूंजीवाद नहीं हुए। तो मैंने आपको आज इकोनॉमिक्स में क्या होता है इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके सामने पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी टीम की गलती है कि आज हमारी क्लास पॉलिटी में लगा रखी है इन लोगों ने, ये इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है, ठीक है। तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स का प्रकार क्या है वो लिखा है, मैंने इकोनॉमिक्स का क्षेत्र क्या है वो आपको लिखा है, उत्पादन जो है उसके बारे में लिखा है आपको, 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं। इसके बाद इकोनॉमी के जो टाइप है कि खुली है या बंद है, पूंजीवाद है, समाजवाद है, मिश्रित है, वो मैंने आपको लिखा है, ठीक है। अभी शाम को 7:30 बजे जो है, अभी शाम को 7:30 बजे जो है आपकी क्लास आने वाली है। क्या अभी शाम को 7:30 बजे आपकी क्लास आने वाली है, 25 सवाल पढ़ाऊंगा मैं आपको इस क्लास के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, सच में किस किस को लगा कि यार 2 घंटे निकल गए? आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी 2 घंटे? सोच लो आप, आपने 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ी है। इस इकोनॉमिक्स को आप महीने में 2 घंटे नहीं पढ़ते ना, वो मैंने आपको आज 2 घंटे पढ़ाई है, ठीक है। देखो 25 सवाल पढ़ाऊंगा आपको, इसमें 25 सवाल बहुत शानदार सवाल होने वाले। ये 7:30 बजे क्लास आएगी, 25 मिनट की क्लास होने वाली है, 25 क्वेश्चन 25 मिनट आपके लिए रहने वाले। आज शाम को 7:30 बजे आपसे मुलाकात इसमें होने वाली है। और वैसे तो आप सबने उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हम 13 मिलियन के पास पहुंच चुके हैं। 13 मिलियन होने के बाद मैं कभी नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि वो एक आंकड़ा पाना होता है ना, इसलिए तो 13 मिलियन हम पहुंचने वाले, तो नहीं कराओ तो कर लीजिएगा आप लोग जो है। और आपके घर में आसपास कोई मोबाइल हो तो कर लीजिए, वही कल 13 तारीख है ना, हमारी ऐसी इच्छा है कि 13 जून को हम 13 मिलियन पहुंच जाए। अभी हम 5,000 6,000 के आसपास पीछे है इससे ना, अभी हमें इतने और चाहिए। तो अगर आपके आसपास घर में 2-3 मोबाइल हो तो कर दो, कोई पैसा नहीं लगता है उसका, लाल बटन आता है, सब्सक्राइब कर दो बस। हम इस पर पहुंच जाए एक बार, 13 जून को 13 मिलियन, जिंदगी भर याद रहेगा ना, कि 13 जून 13 मिलियन।
ध्यान रखिए अपना, खुश रहो, ऑल द बेस्ट। फिर मिलूंगा, शाम को मिलेंगे आपसे 8 बजे, 7:30 बजे मुलाकात शाम को होने वाली है आज आपसे यूट्यूब चैनल के ऊपर। 25 मिनट 25 सवाल, 25 में से कितने आप कर पाओगे? ब्रह्मास्त्र वाले तो 15 सवाल कर देंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे ना, अगर तिरंगा बैच पढ़ा है आपने, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।